नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल और टाइटल आपने देख ही लिया होगा, मैंने कहा था कि मैं आज एसएससी सीपीओ का एक मॉडल पेपर करवाऊंगा। मॉडल पेपर बोले तो एक्सपेक्टेड पेपर। मैं ये कह सकता था कि यही पेपर आएगा, एकदम डिट्टो यही मैंने करवा दिया तो भगवान मैं ही पेपर सेट करता हूँ, तो ऐसा नहीं कह रहा, बट ये जरूर कह रहा हूँ कि ये जो 25 क्वेश्चन इस वजह से कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, बाकी 25-25 के 2 क्वेश्चन मतलब सीपीओ का सेट बन जाएगा। ये जो 25 क्वेश्चंस करेंगे, ये अपकमिंग जो एग्जाम है, चाहे सीपीओ, सीजीएल है, सीएचएस है, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो भी 25 प्रश्न मैंने उठाए हैं, ये मैंने खुद नहीं टाइप किया और टीचर्स की तरह कि मैंने खुद बनाए। ये सारे आपके जो रिसेंट एग्जाम है 22-23 के सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जो भी एग्जाम है उनके मेंस, प्री सबके मिला के 25 प्रश्नों को मैंने उसी क्रोनोलॉजी में सेट किया जैसे आपका पेपर आता है। जो वेटेज आपकी एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल में होता है वही इसमें भी मैंने डाला है। दूसरी, जिस लेवल के प्रश्न आते हैं उससे एक लेवल आप, तो अगर आपने इन 25 प्रश्न कर लिए, यानी इन 25 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में सक्षम है, आपसे हो जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा आपके मैथमेटिक्स के में स्कोर 47.5 या 50 होने ही वाला। 47.5 में क्यों कह, हो सकता है एक आध प्रश्न आपसे मिस्टेक कर दे, अदरवाइज अगर आपने पेशेंस दिखाया तो वहां 50 में 50 आ जाएंगे, ये मैं एश्योर करता हूं। और अगर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता इनमें से, कि मान लो 2 प्रश्न नहीं आते, तो घबराना नहीं है। 2 प्रश्न का सोल्यूशन देखने के लिए तो ये वीडियो पे आए हो, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना सारी चीजें बताएंगे। और एक चीज और, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है आपको पता है, कंपटीशन प्रिपरेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट दोनों में मैं पिन कर देता हूँ, उस पर क्लिक करके फाइल मिल जाएगी। और थोड़ा सा मतलब ये मेच्योरिटी दिखाना, आप लोग बहुत इमेच्योर कई बार बिहेव करते हो, आप में से कुछ लोग। यहाँ वीडियो आई नहीं तुरंत पीडीएफ, अरे भाई मैं अकेले काम कर रहा हूँ, ये जो आपको पीपीटी दिख रही है इसी पे मैं सोल्यूशन करूंगा, फिर वीडियो अपलोड होगी, सारी सेटिंग होगी, उसके बाद वीडियो आएगी, उसके साथ साथ मेरे पास 10 हाथ तो है नहीं, दुर्गा मैं तो हूं नहीं कि मैं सारे हाथों से फटाफट पीडीएफ भी ये फलाना डिमका। तो ये करने के बाद पीडीएफ अपलोड करूंगा। पीडीएफ जो आएगी वो 50 प्रश्नों की आएगी, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बोलो क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं, प्रश्न देखिएगा और बजाना शुरू करें, मेरे साथ ही पेन कॉपी उठा के सॉल्व करना शुरू कर दें। कहा एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, राइट। 2 कॉर्ड है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की, वो एक साइड में ही लाई करती है। एक साइड में होने का मतलब कि वृत्त को अगर व्यास से काट दिया जाए तो 2 भाग बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे या दाएं बाएं। जो एक ही साइड में होने का मतलब कि व्यास के एक ही साइड में दोनों जीवा है। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा सर्कल के लिए, कि जो सर्कल की बड़ी वाली जीवा होती है वो सेंटर के पास होती है, यानी कि लार्जर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज क्लोजर टू द सेंटर, यानी कि जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के पास होगी। सिंपल सी बात, बस इतना कॉन्सेप्ट यूज करना है। और एक चीज और, जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दैट कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्टर ऑफ दैट कॉर्ड या बाइसेक्ट्स दैट कॉर्ड। सिंपल सी बात। चलो हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को बजान। देखो एक वृत्त है, एक वृत्त है, बोलो क्लियर। बहुत सुंदर सा वृत्त बन गया, इसका कुछ केंद्र होगा, मान लो ये केंद्र, एक जीवा ये है और दूसरी जीवा मान लो ये है, ठीक। बड़ी वाली जीवा कौन सी होगी, जो पास होगी। हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रा कर दिया, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, भले नहीं दिख रहा लेकिन मान लेते हैं ओएम परपेंडिकुलर है। अगर इस पे परपेंडिकुलर है, दोनों जीवाएं पैरेलल है, तभी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं पैरेलल है, ठीक है, क्या जाता है। अब देखो ये वृत्त का, हालांकि कुछ टीचर आपको कहते हैं पैरेलल दिया, पैरेलल कहीं दिया नहीं है, लेकिन अगर हम इस पे परपेंडिकुलर मान रहे हैं, इस पे भी परपेंडिकुलर मान रहे हैं, तो ये पैरेलल अपने आप हो जाएगी। और पैरेलल मान के ही परपेंडिकुलर ड्रा करा। मान लो एक जीवा ऐसे होती तो कैसे कहते हैं, अगर मान लो एक जीवा ऐसे होती तो कैसे निकालते हैं, है ना। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि हमेशा ऐसे निकालो। देखो वृत्त की त्रिज्या 3 दे दी गई। अब ये बड़ी वाली जीवा की लंबाई कितनी दी गई थी, 3, तो ये बाइसेक्ट करेगा यानी 1.5 ये हो गया। ऐसे ये त्रिज्या अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये वाली त्रिज्या भी 3 हो जाएगी। और ये वाला कितना है, ये वाला जीवा पूरी 2 की थी तो यानी ये एक हिस्सा, ये 3 है, ये वाला देखिएगा ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ओएम कितना हो जाएगा, यानी ओएम कैन बी रिटन एज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 9 माइनस 1 8, 8 का वर्गमूल 2√2। सिंपल सी बात। दूसरे पे देख लेते, ये 3 है, ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 √3। ये तो जगह, अरे देखो अगर ये 1 होता, ये 2 है, तो ये √3, एक की जगह पे 1.5 लिखा, यानी ये 1.5 √3। तो आपको क्या बताना, दोनों जीवाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आपको क्या बताना था, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओएम माइनस, अगर इसका नामकरण मैं पी कर दूं, ओएम माइनस ओपी कर देंगे तो पीएम आ जाएगा, यानी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम बराबर हो जाएगा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है। ओएम माइनस ओपी, ओएम कितना है मेरे भाई, ओएम है 2√2 माइनस ओपी कितना है 1.5 √3, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि उड़ा के क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से नहीं उड़ा के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपका मैं उन बच्चों को भी मतलब ये सिखाना चाह रहा हूँ जो हो सकता है पहली बार एग्जाम देने जाए, समझ आएगी।
तो अगर मैं 1.5 को 3/2 लिख लूं तो ये आराम से हो जाएगा 2√2 माइनस 3/2√3। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4√2 माइनस 3√3 बाई का, ये क्या आ गया, पीएम की लंबाई। तो इसमें कोई दिक्कत हुआ, पीएम की लंबाई यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, पीएम की लंबाई अगर आपकी आ गई तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ये बताना है आप। देखो भैया, भैया जी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4√2 माइनस 3√3 यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अगर कोई पूछे तो बता देना सीपीओ में आया हुआ था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क का बहुत सुंदर सा, बहुत शांत सा प्रश्न है और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर 20 आदमी किसी कार्य को 220 दिन में करते हैं, हो सकता है कई टॉपिक आपको इसमें आसान लगे, लेकिन जो आपका पेपर होता है उसमें मैं बता दूं कुछ चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मान लो 25 प्रश्न है, तो इसमें से ना 15 से 18 प्रश्न होंगे जो बहुत ईजी होंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना मेंटेलिटी। 2 से 3 क्वेश्चन या 2 से 5 प्रश्न मान लो मॉडरेट होंगे, और 2 से 3 ही प्रश्न ऐसे होंगे जो टफ या बहुत टफ होंगे। ये सबसे हो जानी चाहिए, इसमें सिली मिस्टेक कर दिया आप कंपटीशन से बाहर, यानी ये आपको करना ही करना है, इसमें सिली मिस्टेक नहीं करनी, आप ओके हो। और इन 2-3 में अगर आप 1-2 भी कर ले रहे हो ना तो आप रेस में हो गए, मैथमेटिक्स में भी आपकी रैंक बन गई। अगर आपने यहाँ पे सिली मिस्टेक कर दी और फिर इसके चक्कर में या इसी के चक्कर में शुरू में फंस गए तो आपका ये सारे जो सरल वाले प्रश्न, यानी मतलब ये वाले अगर इसमें एक भी प्रश्न गलत कर दिया आप खत्म। तो यानी आप देखो 25 में से 2 से 3 टफ आते हैं, यानी कि मैं मान सकता हूँ कितने परसेंट, 25 में 2 कितना परसेंट हो गया, 10% से ज्यादा, 10-12% से ज्यादा टफ नहीं आता। ऐसे एग्जाम में अगर मैं बात करूँ 5 से 6 प्रश्न आपके सीपीओ में आएंगे, तो उसके पीछे भागते हुए ये 45 प्रश्न ना खत्म हो। बाकी मैंने वो ऐसे भी प्रश्न लिए हैं जो आपका टफ वाला है, जो वही कहते हैं ना कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो जो औरों के लिए टॉर्चर है वो आपके लिए वार्म अप होगा, ठीक है। तो चलो ये प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया कि 20 आदमी किसी कार्य को 220 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन के अंत में 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, 20 और आदमी आ जाते हैं कितने दिन बाद, 90 दिन बाद। तो कितने दिन में काम खत्म। तो इस प्रश्न में ज्यादा कुछ सोचना नहीं, आपने क्या कहा, देखो थोड़ा सा इसमें मतलब दिमाग में अपने कैलकुलेशन करना कि 20 आदमियों के 220 दिन का प्रश्न था, लेकिन 90 दिन बाद, यानी 90 दिन काम हो चुका है। अगर 20 आदमी के 220 दिन का प्रश्न था तो अभी 20 आदमी के कितने दिन का प्रश्न है, ये 220 में से 90 तो हो चुका है, यानी 20 आदमी के 130 दिन का काम है। 20 एडिशनल आदमी आ गए, यानी कि 20 के बजाय अब कितने आदमी हो गए, 40। तो कितने दिन में काम होगा यही पूछा गया, यानी कि डेज की वैल्यू पूछी गई, बस सिंपल सी बात। यानी 20 आदमियों के 130 दिन का काम 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 65 दिन में, यानी डेज कितने हो गए, 65। बोलो ऐसे प्रश्न ये भी सीपीओ में आया हुआ है, ठीक है। चलो ये प्रश्न देखो, ये वाले का मैंने हिंदी में नहीं कन्वर्ट करा है, क्यों, क्योंकि हिंदी करता बहुत बड़ा सा बनता। बाकी मैं बता दे रहा हूँ इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा गया स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो, इसका सबको पता है। पाई चार्ट जो है वो एक्सपेंडिचर दिखाता है एक फैमिली का अलग अलग हेड पे, क्या दिखाता है इस पे फोकस करना है, बाकी चीजों पे नहीं। क्या दिखाता है, एक्सपेंडिचर किसका, फैमिली का अलग अलग हेड पे। पहला ये ब्लू वाला एजुकेशन, मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा क्या क्या है। ये है 15%, हो दिख ही नहीं रहा है तो एक मिनट रुक जाना मेरे भाई, अच्छा ठीक दिख रहा है। ये 15% है, ये 15% है, ये 5% है, ये 45% है, ये 10% है। और जब डीआई का प्रश्न है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लिया करो। पहले ये एजुकेशन है, ये हाउसिंग है, ये क्लॉथिंग है, ये फूड है, ये इंटरटेनमेंट है और ये मिसलेनियस है, ठीक है। आपसे कहा गया एंगल फॉर्म बाई सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एजुकेशन ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो ये जो आपको दिया गया पाई चार्ट टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 100%, यानी आपने कहा अगर परसेंटेज में बात करें तो 100%, डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री, सिंपल सी बात है। यानी 1% बराबर 3.6 डिग्री। अब अगर 3.6 डिग्री दिया है तो परसेंटेज बदल सकते हैं, परसेंटेज दिया है तो डिग्री में बदल सकते हैं, सिंपल सी बात। तो एंगल फॉर्म बाई सेक्टर रिप्रेजेंटिंग क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो यहाँ पे देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, एजुकेशन रिप्रेजेंट करने वाले द्वारा फॉर्म किया गया एंगल का। एजुकेशन कहां पे, पहला वाला एजुकेशन कहां पे, यहाँ पे देखो 15%। तो अगर 1% बराबर 3.6 डिग्री, तो यहाँ से 15% बराबर हो जाएगा 15 गुणे 3.6 यानी कि 54 डिग्री। 15 गुणे 3.6 करने में कुछ लोगों को मौत आ जाएगी, अरे मेरे भाई 15 गुणे 6 90, 90 गुणे 6 540, 1 दशमलव लगाता काम खत्म हो गया, 54 है ना। 54 डिग्री आपका हो गया आंसर, 54 डिग्री हो गया, 54 डिग्री हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं और उत्तर करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब स्पीड थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, ठीक है। दिख रहा है प्रश्न, क्या कहा गया, एक शॉपकीपर कैश डिस्काउंट ऑफर करता है 85 रुपए का फर्स्ट और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 2% का ऑफर करता है मार्केट प्राइस पे। कहा गया अगर मार्केट प्राइस 1285 है तो सेलिंग प्राइस बताओ।
आपको दिया गया 1285 में 85 रुपए तो पहले ही छोड़ दिया, यानी कि 1200 का सामान बचा। 1200 पे एक बार 10%, एक बार दो, 1200 पे 10% डिस्काउंट दिया होगा तो यानी 120 और कम हो गया, यानी अब बचा 1080 का। अब 1080 पे फिर 2% छोड़ दिया, यानी कि 1080 का सामान बचा था, 1080 पे 2% छोड़ दिया, 1080 का 1% 10.80, 2% 10.8 गुणे 2 यानी कि 21.60। तो यहाँ पे 60 पैसे, तो यानी लास्ट में 40 पैसे आएंगे, यानी ये वाला तो खत्म। आपने 1080 में से 21 घटाना, 22 घटा लो पहले 1080 में से, तो ये कितना हो जाएगा 1058 और 0.40 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। इसमें कुछ था नहीं, ये भी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, सीपीओ या सीजीएल में, सीजीएल मेंस में, ये वाला तो सीजीएल मेंस का पक्का देख लेना, ठीक है। हाँ, कहा गया एवरेज वेट ऑफ, ये किसका प्रश्न है? एवरेज का भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। कहा गया एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13%, यानी कि पहले 13% का, 14 लोगों में से पहले 13 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 78 किलोग्राम है। 14वें प्रश्न का वेट जो है 14वें पर्सन का जो वेट है वो 39 किलोग्राम ज्यादा है सारे 14 के वेट से। तो आपको 14वें का वेट बताना। देखो क्या दिया गया, तो प्रश्न में कंफ्यूज कर चुका हूं थोड़ा आपको, लेकिन मैं यार करूंगा ही, नॉर्मल सी बात है। क्या दिया गया फिर से समझते हैं। दिख रहा है, कहा गया जो एवरेज वेट है 14 लोगों में 13 लोग, 14 लोग हैं, उसमें से 13 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 78 किलोग्राम है। क्लियर? 14वां आदमी जो है उसका वेट 14 जो सारे लोगों का वेट एवरेज वेट है उससे 39 किलोग्राम ज्यादा है। तो आपको बताना है कि 14वें आदमी का वेट कितना। देख, मुझे एक बात बताओ, 13 आदमियों का औसत वेट कितना है? 78 केजी। गॉट इट? 14वें आदमी का जो है वो एवरेज से, यानी एवरेज जो भी है उससे 39 केजी ज्यादा है। तो 14वें आदमी का वेट बता। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे कहूं ना कि 13 लोगों का वेट 78 किलोग्राम है, 14वें आदमी का इतना है, और अगर 14 लोगों का एवरेज वेट एक्स है, सिंपल सा एक्स, एक्स से आप लोग डरते हो ना, एक्स से डरना ही नहीं। 14 लोगों का वेट अगर एक्स किलोग्राम है तो कुल वेट कितना होना चाहिए? 14 एक्स होना चाहिए। उसमें से एक का वेट एक्स माइनस एक्स प्लस 39 है, यानी ये घटा दो, यानी अब 13 लोगों का वेट कितना आ गया? 13x-39। 13 लोगों का वेट अगर 13x-39 है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 13 से डिवाइड कर लो, x-3, x माइनस x माइनस x माइनस 3। अगर 13 लोगों का वेट, मेरे भाई अगर 13 लोगों का कुल वेट 3x-39 है, तो 13 लोगों का कुल वेट अगर 3x-39 है तो एक एवरेज वेट कितना हो जाएगा? देखो एवरेज वेट कितना हो जाएगा? x-3 कितना हो जाएगा? x-3। लिख दे, और यही x-3 तो दिया गया 78। अगर x-3 78 तो x बराबर, तो क्या समझिए, मैं फिर से कह रहा हूं, देखो प्रश्न समझो। 13 लोगों का एवरेज वेट 78 किलोग्राम दिया गया, 14वें का x+13। एक बात बताओ, 14 लोगों का ये x क्या है? मैं यही कहा गया था कि जो 14वां व्यक्ति है उसका एवरेज जो है वो, मतलब 14वें व्यक्ति का वजन जो है वो 13, मतलब सभी 14 लोगों का जो वजन है उससे एवरेज से 39, यानी एवरेज हमने 14 का मान लिया x, उससे 39 ज्यादा है, यानी कि 14वें का वजन x+13 सिंपल। अब अगर 14 लोगों का कुल एवरेज x है तो टोटल वेट 14x, उसमें से मैंने 14वें का घटा दिया, यानी कि x-39 घटा दिया, तो हमारा कितना आया? 13x-39 आया, 13x-39 ही बचा। अब ये 13 लोगों का वेट अगर 13x-39 है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? x-3 ये भी एवरेज है, x-3 ये भी एवरेज है, यानी x-3 बराबर 78, यानी x बराबर 81। x बराबर 81। अब आपको क्या निकालना था? आपसे पूछा गया था 14वें व्यक्ति का वजन, 14वें व्यक्ति का वजन कितना है? x+39, यानी 81+39, 81+39। ठीक है, ये पहली बार मैंने इस मेथड से करवाया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लेना। समझ आया ना? चल अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखो, बहुत बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है, अब दिख रहा है, बहुत सुंदर, बजाओ। दो व्यक्ति हैं, मैं काला लग रहा हूँ, लाइट कम। हाँ, क्या कहा गया? दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 और 2,50,000 इन्वेस्ट करके। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो हमारी कमाई होगी ना, अर्निंग जो होगी, उसको हम जिस अनुपात में लगा रहे हैं उसी अनुपात में डिवाइड करेंगे। देखो अनुपात, देखो 3:5 के अनुपात में लगा रहे हैं, तो जो भी लाभ होगा उसको 3:5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। आगे जो प्रॉफिट है वो 6 लाख है, उसमें से 50 हजार उन्होंने अपना फिर से डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। तो कहा गया प्रॉफिट गिव एन यील्ड ऑफ 4,20,000, देन ए शेयर इन द प्रॉफिट इज। देखो सोचो, कहा गया दो व्यक्ति हैं, 1.5 लाख और 2.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा ए है और बी,
ये मान लेते हैं 3 इन्वेस्ट करता है, 50 से काट देते हैं, ये 5 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो पूरा लिख लें। चलो अगर आप कह रहे हो तो पूरा लिख लेते हैं। अच्छा मैं पूरा लिख भी दे रहा हूँ, 1.5 लाख ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं 2.5 लाख। समझ आ गया? ये छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दिखे ना। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया कि जिस अनुपात में लगा रहे हैं उस अनुपात में वो करेंगे। कहा कि 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ जो है वो 6 लाख रुपए था, उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़े और एक अलग परियोजना में निवेश कर दिया। इस परियोजना ने 4,20,000 की उपज दी, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है? देखो एक बात बताओ मेरे भाई, अगर 6 लाख रुपए का टोटल वो हुआ लाभ, तो 3:5 के अनुपात में बटा होगा, यानी कि 3 + 5 8 हिस्सा। अगर 3 रेशियो इसने इन्वेस्ट किया, 5 रेशियो इसने इन्वेस्ट किया, तो 8 रेशियो होना चाहिए लाभ। 8 रेशियो बराबर 6 लाख, तो यानी 1 रेशियो 75,000, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 75 × 3 यानी कि 225 इसका फायदा, और 75 × 5 यानी कि 375 इसका फायदा। अब 6 लाख रुपए बढ़ चुके हैं, 2,25,000 इनके पास, 3,75,000। अब इन्होंने क्या काम किया, एक नए बिजनेस की बात करी। नए बिजनेस में इन्होंने क्या काम किया कि ए ने 50,000 इधर डाला और बी ने 50,000 इधर डाला, यानी कि दोनों का जो लाभ है उसमें 50-50,000 ये लोग मिला लेते हैं। अब ए का इन्वेस्टमेंट दूसरे बिजनेस में इतना है, बी का इन्वेस्टमेंट इतना है, और कहा गया फिर इससे लाभ अगर 4,20,000 का हो तो ए का हिस्सा बचा। तो अब जो दूसरा बिजनेस है उसमें ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 275 और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 425। तो रेशियो निकाल लो, निकालो रेशियो। तो 25 से काटोगे 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 से काटोगे 25 एकम 25, 25 सत्ते 75। यानी कि अब जो दूसरा बिजनेस है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट 11:17 के अनुपात में है। तो अगर कुल फायदा 4,20,000 का हो तो ए का हिस्सा, ए ने इन्वेस्ट कितना करा है 11 हिस्सा, आउट ऑफ टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है 11 17 28 का, यानी 28 में से ए का जो हिस्सा ए शेयर अगर हमें निकालना है तो हम कहेंगे ए का हिस्सा है 11 आउट ऑफ 28, तो लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा, यानी 11/28 हिस्सा मिलेगा 4,20,000 का। मैं फिर से समझाऊंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, बस निकाल लो। तो 28 का ये 1.5 गुना है, बस सिंपल सी बात है, यानी कि ये 1.5 लिखा हुआ है, यानी कि 150 और 00 गुणा कर देना, यानी 165 000 आपको ए के रूप में, मतलब ए को लाख के रूप में इतना मिलेगा। समझ आया मैंने क्या कहा? 1,65,000 मिलेगा। मैंने क्या कहा, देखो ए और भी दो लोग थे, 1.5 लाख 2.5 लाख लगा के उन्होंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में 6 लाख है कमाई हुई भाई, तो 6 लाख रुपए में हिस्सा जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट था उसी अनुपात में बढ़ गया। अब यहां तक हमारा प्रश्न क्लियर हो चुका है, यहां तक क्लियर हो गया, यानी 2,75 और 3,75, 2,25 और 3,75 इनका लाभ। इन्होंने क्या काम किया, जो आया इनके हाथ में उसमें 50-50,000 फिर से डाले अपने अपने पास से, यानी कि अब 50,000 डाले तो इनका 2,75 हो गया, इनने डाले 50,000 तो 4,25, और ये जो पैसा फिर से इन्वेस्ट करा किसी नए बिजनेस में। तो नए बिजनेस में इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना 11:17, तो उसी अनुपात में लाभ मिला। जो नया वाला बिजनेस है उसमें लाभ 4,20,000, उसमें लाभ का अनुपात क्या होगा 11:17। बस यही निकालना। क्लियर, बोलो क्लियर। पार्टनरशिप का इससे बेटर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। ये मेंस में शायद आया हुआ है या सीपीओ में, एग्जैक्ट मुझे इस वजह नहीं याद क्योंकि मैंने सारे पेपर खोल डाले थे और सबसे देखा ये उठा ले वो उठा ले। क्लियर, चलो ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है मेरे भाई, आपको पता ही भी होगा। और प्रश्न बजा दो, देखते ही बजा दिया करो, मुझे मतलब कहना ना पड़े, आपसे आंसर अब तक आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा गया चलो देख लेते हैं। कहा गया फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, पहले एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ट्राइंगल बना लिया, दिख रहा है, ट्राइंगल बना लिया। चलो अब क्या कहा गया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखना। डिप्रेशन कब होता है, जब हम नीचे देख रहे होते हैं। प्राउड कब होता है, जब हम एलिवेशन ऐसे देख करके देख रहे हो। तो डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन का एंगल जो है वो 60 डिग्री, यानी यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, ये है आपका। क्या कहा गया, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60। अगर हम नीचे के तरफ देख के और किसी की औकात देख पा रहे हैं, यानी कि वो हमसे नीचे, सिंपल सी बात। रियल लाइफ में ना अप्लाई करना, नहीं बहुत पीटे जाओगे। मैं बस एग्जांपल मजाक के तौर पे बता रहा हूँ कि हमसे अगर नीचे देखना पड़ रहा है किसी को देखने के लिए, मतलब वो हमसे नीचे है। अंबानी को हम मुझे देखने के लिए ऐसे देखना पड़ेगा ना, बहुत नीचे की तरफ, पैसे के मामले। दिमाग तो मैथ का प्रश्न वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखो ये इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब हमसे कहा गया कि मीनार की ऊंचाई बताइए। आपको एक चीज और दी गई मेरे भाई कि ये जो दूरी है 50√3 है, यानी कि मीनार और इसके बीच की दूरी 50√3 है, तो आपको ये वाली हाइट बतानी है। बोलो क्लियर है? ये h है, ये 10 है, ये 10 हो जाएगा। इतना सबको क्लियर? ये हो गया मीनार, ये पूरी मीनार हो गई। ठीक है, मीनार हो गई, मीनार बना दी मैंने।
ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे करके मीनार है आपकी, ठीक है, ये मीनार हो गया आपकी, ठीक है, ये मीनार, मीनार से हमने बिल्डिंग देखी, ये बिल्डिंग है हमारी, इसमें घर बने हुए हैं, इसके शीर्ष को देखा, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, आपको पता है कि अगर इतनी दूरी h है तो ये वाली तो 10 हो जाएगी अपने आप। क्यों हो जाएगी? अरे क्यों हो जाएगी बे? 10 ये क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये वाली दूरी 10 है, देखो ये वाली दूरी 10 है तो ये वाली दूरी भी 10 हो जाएगी, तो हमें h निकाल। अब होता है अगर ये 50√3 है तो ये वाला भी 50√3 हो जाएगा, और 60 डिग्री का अगर यहाँ पे कोण बन रहा हो, ये 50√3 हो, मतलब कि h कितना हो जाएगा? tan60 ले लो, छोटा वाला रेड वाले ट्रायंगल में tan60 ले लो। tan60 क्या कहता है? h/50√3। h/50√3 बराबर कितना है? h + 50√3, h/50√3, tan60 की वैल्यू √3, यानी यहाँ s बराबर कितना आ गया? 150 आ गया। h 150, ये 10, तो पूरा मीनार की ऊंचाई h + 10 यानी कि 160 मीटर। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, समझ आया? ये सीपीओ में पूछा गया प्रश्न, समझे? देखो ये मीनार थी, ये मीनार थी, मीनार से हमने ऐसे करके देखा तो एक जो बिल्डिंग थी उसके शिखर का यानी कि टॉप का जो एंगल बना वो 60 डिग्री का बना। क्लियर? ये बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर, अब ये 10 मीटर है तो अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं तो ये वाला 10 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या काम करना है? ये वाली दूरी निकाल लें। अगर हम ये वाली दूरी निकाल लें h, तो उसमें 10 जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। सिंपल सी बात है, 160 मीटर आपका आंसर आ गया। चलो बहुत सुंदर, इस प्रश्न में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। डीआई का प्रश्न, डीआई अच्छे से देखो। अगर डायरेक्शन क्या दी गई? टेबल बिलो शोज द लैपटॉप सोल्ड ऑन डिफरेंट डेज बाय डिफरेंट होलसेलर। देखो 4 होलसेलर हैं और अलग अलग दिन में वो कितना लैपटॉप बेचते हैं, ये डेटा दिया गया, दिमाग में घुसा। 4 होलसेलर है, एबीसीडी मान लेते हैं, वो अलग अलग डे में कितना लैपटॉप बेचते हैं ये दिया गया। अब आपको क्या गया? लैपटॉप सोल्ड बाय होलसेलर 1 एंड 2 टुगेदर। पहले 1 और 2 पे फोकस करो। होलसेलर 1 और 2 द्वारा थर्सडे को बेचे गए लैपटॉप। थर्सडे कहां? थर्सडे, ये वाले लैपटॉप इज व्हाट परसेंट ऑफ लैपटॉप सोल्ड ऑन होलसेलर ऑन फ्राइडे। होलसेलर कौन सा? 3। किस दिन? फ्राइडे को बेचे गए लैपटॉप का कितना परसेंट? देखो इन दोनों द्वारा ट्यूसडे को बेचा गया, थर्सडे को बेचा गया लैपटॉप कितना है? फ्राइडे को होलसेलर 3 द्वारा बेचा गया लैपटॉप कितना है? 19। तो 19 का 38 कितना परसेंट है? 200%। ये तो पूछा गया था लैपटॉप सोल्ड बाय होलसेलर 1 एंड 2 टुगेदर ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय होलसेलर 3 ऑन फ्राइडे। पूछा जाता कितना परसेंट ज्यादा है, तो 19 से 38 कितना परसेंट ज्यादा है? 100%। पूछा कि कितना परसेंट है, तो ये ध्यान रखना क्या पूछा गया, कितना परसेंट ज्यादा नहीं, कितना परसेंट है, यानी कितना परसेंट है? 200%। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कितना हो गया? 200%। ऑप्शन कहीं दिख ही रहा होगा, क्या करना है हमें ऑप्शन का, हम सही हैं बस, हमें इससे मतलब होना चाहिए। देखो अगला प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो। ऑप्शन दिख जाए, नहीं तो आप लोग यार कई बार फांसी लगाने की कोशिश करते हो कि फांसी लगा लूंगा अगर नहीं दिखा तो। ये टेबल पढ़ो उत्तर दो। टेबल जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग डिफरेंट सब्जेक्ट इन कॉलेज, परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। एक मतलब अलग कॉलेज है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट कितने कितने लोग पढ़ते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स, कितने कितने लोग पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी टोटल 110, इसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है, परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है, ये दिया गया। ठीक है, अब आपसे क्या कहा? व्हाट इज रेशियो, यानी हमें रेशियो निकाला टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल सब्जेक्ट टू दैट ऑफ बॉयज इन ऑल सब्जेक्ट, यानी हमें टोटल, हमें क्या निकालना? टोटल गर्ल्स, उल्टा ना कर देना, टोटल गर्ल्स बटे टोटल बॉयज पूछा गया। और एसएससी इतनी सानी है कि ये दे भी देती है उल्टा कि 5 अनुपात 7 आंसर है। चलो ठीक है, गलती करी, 7 अनुपात 5 भी दिखेगा। यही होता है, ये आप कहते हो ना कि मैथमेटिक्स में कहाँ जाके ऑफिस में लगाऊंगा, ऑफिस में मैथमेटिक्स थोड़ी लगवाएंगे, ऑफिस में मैथमेटिक्स नहीं लगवाएंगे, बट उसका ये तो देखेंगे, फाइल वाइल देख रहे हो कि बस आंख बंद करके साइन कर रहे हो, समझ रहे हो? तो ये टोटल गर्ल्स बटे टोटल बॉयज निकाला। अब देखो सिंपल सी बात है, टोटल गर्ल्स बटे टोटल बॉयज। देखो हम पहले गर्ल्स निकाल लेते हैं, पहले टोटल स्टूडेंट्स की संख्या लेते हैं। 170, ये कितना हो गया? 280, 50, 330, ये 180 हुआ था गधे, ये 230, 270, 270 और 80, 350 और 90, 500, 540, 540 ना, 440। अब देखो पहले हम गर्ल्स बता, 110 का 60% गर्ल्स यानी 66 गर्ल्स, 70 का 50% यानी 35, 50 का 30% यानी कि 150, 15, कितना? 15, 40 का 80% यानी 32, 80 का 20% यानी कि 16, 90 का 40% यानी 36। अब जोड़ लेते हैं, 6 5 11 5 16 2 18 6 24 6 30 के 0, हासिल है 3 3 3 6 1 7 3 10 1 11 3 14 6 20, यानी 200 क्या है? लड़कियां। टोटल स्टूडेंट 440 हैं। एक मिनट, यहाँ पे आपने अभी देखा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 440, उसमें 200 लड़कियां, तो लड़के कितने हो? 240, 440 से काट दो 5, 5:6 के रेशियो में, ये आ गया आपका आंसर। 5:6 के रेशियो में आ गया। कुछ भी नहीं होता, डीआई मतलब है आपको नंबर देने की, डीआई इज ऑल अबाउट कि आपको लो नंबर, अगर आप नहीं ले पा रहे हो आप गधे हो। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, ये मेंस में पूछा गया था कि किसमें पूछा गया था, आई डोंट रिमेंबर, बट पूछा गया था 22 तेईस के किसी एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि मैंने कॉपी किया है। देखो इमेज दिख भी रही होगी
पी एक्स प्लस क्यू वाई दिया गया, क्यू एक्स प्लस पी वाई दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर आपको ये करना हो तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या आ रहा है? पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आ रहा है कि मैं क्या काम करता हूं भैया। मैंने कहा क्या करोगे? हमने कहा स्क्वायर करके जोड़ूंगा। मैंने कहा गधू, आप क्या काम करो कि लेट पी बराबर 1 क्यू बराबर 2 मान लेते हैं, क्या ही जाता है। या दोनों को एक मान लो, लेकिन दोनों को एक मान लोगे तो एक ही इक्वेशन मिलेगा, फिर सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत रहेगी। बट हम मान लेते हैं पी बराबर 1 क्यू बराबर 2। यहां से पहले इक्वेशन से क्या मिलेगा? एक्स प्लस टू वाई बराबर 1 मिल गया। दूसरे इक्वेशन से क्या मिलेगा? 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर ये कितना मिल जाएगा? 2p क्यू यानी कि 4/5। सिंपल सी बात। अब देखो अगर दोनों को जोड़ दें तो x प्लस वाई कितना मिल जाएगा? x प्लस वाई 3/5। अरे 3x प्लस 3y बराबर 9/5 यानी कि x प्लस वाई 3/5। हम पहले x और y निकाल लेते हैं। अगर मैं इसमें से घटाऊं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2/5। y बराबर 2/5 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। अरे देखो इसमें से इसको मैंने घटाया तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया? 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5। y बराबर 2/5 है तो यहाँ से x बराबर 1/5। अब आपके पास x y सबकी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1/25 प्लस 4/25 यानी 5/25 यानी ये 1/5 हो गया। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो रहा है? 5 यानी 1/5 इंटू 5, 5 5 कट गया यानी आपका आंसर 1। तो मेथड 2 फॉलो करना, मेथड 2 फॉलो करना। क्या काम करना है? पी और क्यू की कोई वैल्यू रख लेना, एक बराबर ना रखना, क्योंकि फिर दोनों जगह एक ही इक्वेशन मिल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ आया? मैंने पहली मेथड से करते स्क्वायर करके ऐड करते, फिर स्क्वायर पी क्यू एक्स वाई की वैल्यू निकालने जाते तो थोड़ा टफ हो जाता। एक और मेथड है, आप क्या काम करो, पी और क्यू की वैल्यू ना रखो, यहाँ पे क्यू से पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे पी क्यू से मल्टीप्लाई करोगे फिर घटा देना, फिर यहाँ पे पी से मल्टीप्लाई करके फिर घटाओ। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बनेगी, बट मेरे हिसाब से वैल्यू पुटिंग हियर इज ओके। ठीक है, ये टाइम बचा देगी आपका। क्लियर हो गया? तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना, आपको बस सीधे वैल्यू पुटिंग करनी। राइट? अच्छा चलो अगला प्रश्न क्या है? परसेंटेज का मान सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर उसको हम ड्यू डेट से पहले पे करते हैं तो रिडक्शन मिलता है 13% का। तो अगर बिफोर ड्यू डेट से पे करें तो उसको 260 रुपये 39 पैसे का बिल छूट मिला। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम देखो एक बात बताओ, जितना भी बिल रहा होगा उसका 13% रिडक्शन मिला। जितना बिल था उसका 13% रिडक्शन मिला और हमें 260, यानी कि जो बिल था उसका 13%, यानी आपको दे दिया गया कि बिल का 13%, 13% ऑफ बिल, यही तो रिडक्शन मिला है। रुपए में 260 39 के बराबर। अगर 13% इतना तो 100% कितना हो जाएगा? यानी कि हम कह सकते हैं 100% कितना हो जाएगा? बटे में 13 गुणे में 100। सिंपल सी बात। 100 गुणे का मतलब क्या हो गया? ये हट गया, 13 से काटेंगे ये होगा 20 और ये 13 39, यानी कि आपका आंसर कितना होगा? 2000। इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, बट फिर भी प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में तो मैं करवाऊंगा ही भैया, क्योंकि मुझे तो सस्ते प्रश्न चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके वही आने। देखिएगा, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन सम ऑफ 20,000 एट द एंड ऑफ 2 years कंपाउंडेड एनुअली इज 2050। द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर 20,000 रुपए पे 2 साल में 2,050 रुपए ब्याज मिलते हैं, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा? 22050। आपको पता है अगर रेट आर हो तो 1+r/100 के पावर n। यहाँ पे n बराबर कितना है? 2, तो 2 बराबर होता है अमाउंट बटे प्रिंसिपल। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। अगर मैं 50 से काटूं तो ये 400 हो गया, 50 से काटूं 50 चौको सौ, 50 चौको सौ 441। 1+r/100 का स्क्वायर बराबर 21/20 का स्क्वायर, यानी कि 1+r/100 कितना हो गया? 21/20, यानी आर बराबर कितना हो गया? 5%। ऐसे कर सकते हो। अगर नहीं करना तो सोच लो, खुद ही सोच लो। 20,000 रुपए पे 20,050 रुपए ब्याज मिला, यानी कितना परसेंट? 10.25%। अगर 10.25% 2 साल में, तो आप अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आप कहोगे 5 का सक्सेसिव जो होता है 5+5 गुणे 5/100 यानी 10, तो रेट वैसे भी 5% निकल। अब रेट 5% निकल गई, आपसे पूछा गया तीसरे साल के अंत में, यानी आपको क्या बताना है कि आपका जो धन था 22,050 धन था, इतना ही तो धन था। इस पे कितना मिल जाएगा आपको? 22,050 पे कितना मिल जाएगा? 5% हो, यानी इसका 21/20 मिल जाएगा। अरे देखो दूसरे साल के अंत में जो मिश्र धन होगा वही तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। 22,050 का 21/20 और मिल जाएगा। काट पीट लो, चलो कर लेते हैं। तो 21 पंचे 105, हासिल है 1, 21 दूना 42 1 43, और 21 दूना 42 और 4 4 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 23,152.5। अगर 23,152.5 हमारा टोटल रुपया बन रहा है, 20,000 मूलधन था, तो तीसरे साल के अंत में मिश्रधन कितना हो, मतलब ब्याज कितना मिला? 3152.5, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट। 3152.5। बस सिंपल सी बात। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो बस इसमें ये रेट जैसे निकला
बस आपको क्या काम करना है, 22,050 का 21/20 निकाल लेना है, बस आपका हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चल अच्छा, अभी एक बात बताओ, अगर मुझसे पूछा जाए कि 21/20 क्यों निकालने के, तो मैं कहता कि देखो आपको 20,050 रुपया और ब्याज मिल चुका है, और 2250 का 5% और मिल जाएगा, जो 5% आता है वही इसमें जोड़ देते हो, वही आपका ब्याज हो जाता है। तो मेथड इज ऑल, मतलब चॉइस इज योर्स, जो मेथड मन करे फॉलो कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना है, आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट। लाइन मतलब कोठा को क्या बोलते हैं, कोष्टक, कौन सा कोष्टक बोलते हैं, रेखा कोष्टक। तो 8 - 3 ये 5 हो जाएगा, सॉल्व करते चलो, 5 हो गया। -2 -5, -2 -5, ये तो बना -2 -5, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई -7। 71 माइनस -3 यानी कि 71 + 3 इंटू ये लिखा हुआ। अब आप देखो, ये लिखा हुआ और प्लस -2 इंटू -1 +2, 5 2 7 7 या 21 यानी 21 लिखा हुआ। अब देखो 3 गुणे -7 -21, ये कट गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 71। क्लियर। चलो ये प्रश्न बचाओ। एक स्टोर है जो आइटम 500 का बेचता है 25% का प्रॉफिट कमाने के बाद, मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है 500 में बेचने पे, तो वस्तु कितने की हो गई। लेटर द स्टोर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ आइटम बाय 20% टू क्लियर आउट ओल्ड इन्वेंट्स, व्हाट इज न्यू परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि 500 से 20% कम कर दिया, 500 से 20% कम करेगा यानी 100 रुपए कम, तो अब कितने में बेचेगा, 400 में। 400 उसका सीपी था, उसने मूल्य घटाया ताकि सारा जो ओल्ड स्टॉक है वो निकल जाए, 20% घटा दिया, यानी 400 का ही बेच रहा है, जो 500 लिखा था उसको 400 में निपटाने, 400 की वस्तु थी 400 में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, ठन गोपाल हो गया। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 10% ज्यादा है इसके, मतलब जो मार्केट प्राइस है वो इसके कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। हमसे कहा गया कि सरसों के तेल के अंकित मूल्य 10% ज्यादा है उसके क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य को कितने परसेंट कम पे बेचा जाए ताकि कोई लाभ ना हो, कोई हानि ना हो। कोई चीज 100 था, या ऐसे मानो ना 100 नहीं, कोई चीज 10 था, उसको हमने 11 लिख रखा है, 11 से 10 पहुंचना है, कितना कम करेंगे, एक, तो एक 11 का कितना परसेंट है, 9 सही, 1/11%। ये भी आया हुआ, सारे आए हुए प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, एक भी प्रश्न मैं नहीं ले रहा हूँ ऐसा जो ना आया हो। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली 72,000 रुपए पे 1.5 साल के 10% पर एनम की रेट से, और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 5% के एनम से, डिफरेंस क्या हो। ओ भाई, इसने तो मार दिया नहीं मारा, देखो अगर 10% वार्षिक ब्याज की दर है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि ये 1.5 साल मतलब 3, हाफ ईयरली बात करेंगे तो एन बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि कितने टर्म, 3 टर्म्स। 1.5 साल में कितने छमाही, 3, ये एन बराबर 3, यानी हम कह सकते हैं 72,000 रुपए पे 5% की रेट से 3 साल, और कंपाउंड मतलब 3 साल का क्या कंपाउंड, 72,000 रुपए पे 3 साल, 72,000 रुपए पे 3 साल का 5% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपसे पूछा गया। देखो मेरे भाई, आपको अगर पता हो तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है पी इंटू आर बाई 100 का होल क्यूब प्लस 3p/100 का, यही होता है। ये आप याद रखना, मेरी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की एक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल वीडियो 1 घंटे 20 मिनट की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक कर लेना। उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक, फॉर्मूले मिल जाएंगे, और फॉर्मूला कैसे निकाला गया, कैसे निकाल सकते हैं, 10 साल का पूछा जाए तो कैसे हो, सारी चीजें, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फिफ्थ ईयर का सीआई क्या होगा, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्या दिया, देखो ये आपको देखने में विकराल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे याद करो, पी इंटू आर बाई 100 का होल क्यूब प्लस 3p इंटू 3 साल का तो 3p आ गया, और अगर 2 साल का होता तो ये 2 साल का होता है, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये होता है 2 साल का एसआई माइनस सीआई माइनस एसआई। यहाँ पे पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा कितना, आर बाई 100 प्लस 3, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, धड़ा धड़ा आपका आंसर आ जाएगा। तो पी इंटू आर बाई 100 प्रिंसिपल कितना, 72,000, आर बाई 100, आर 5%, 5/100, 1/20, 1/20 का स्क्वायर 1/400, 1/20 धन 3 यानी कि 61/20, बस आपका आंसर है। 400 गुणे 20 8,000, 9 72,000, 9 गुणे 61 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 61 कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखें, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम इज दिस फॉर्मूला। 2 साल का कितना होता है, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये कितने साल का, 3 साल। क्लियर। The profit obtained by a vendor on selling goods at 3,200 is equal to 7/5 of the profit earned by selling the goods at 3,000. What is the cost price? देखो हमारे ये कुछ कॉस्ट प्राइस है, दिस वन इज कॉस्ट प्राइस। वस्तु पहले इतने की बेची जाती है, फिर इतने की बेची जाती है, ठीक है, एक मिनट, इतने की बेची है। देखो हम कह रहे हैं कि अगर 3,200 का बेचते हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और अगर हम इसको 3,000 का बेचते हैं, एक मिनट रुक जाओ,
ऐसे देखो, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। वस्तु का कुछ सीपी है, अगर हम 3200 का कुछ बेचते हैं या फिर इसको हम 3000 का बेचते हैं, ठीक है, तो कहा गया अगर 3200 में बेचते हैं तो जो लाभ है, कुछ लाभ हुआ होगा। मान लो 3200 में बेचने पे कितने का लाभ होगा, 3200 माइनस एक्स। ये जो लाभ है वो 7/5 गुना है 3000 में बेचने पे। 3000 में बेचने पे लाभ का 7/5 गुना। इसका 7/5 गुना मतलब ये 7 इधर लगा दो, इधर 5 लगा दो। तो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी एक्स की वैल्यू। अब आप एक्स भी अगर एक्स से उब चुके हो तो क्या करो, पहली मेथड आपको समझ है, दूसरी मेथड देखो। यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 7/5 का। यहाँ पे बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। यही तो मतलब है 7/5 गुना का मतलब, अगर यहाँ पे 1 है तो वहां पे 7/5, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पे बेचने पे 7/5 का लाभ, यहाँ पे बेचने पे 1 का लाभ, डिफरेंस कितना है, 2/5। 2/5 किसका, 2/5 का। 2/5 का लाभ, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे लाभ का डिफरेंस रेशियो में 2/5, वैसे 200, यानी कि 2/5 जो है वो वास्तव में 200 के बराबर। यानी कि लाभ कितना है, 1 रेशियो बराबर 500। यानी 1 रेशियो बराबर अगर 500 हो गया तो 3000 पे बेचने पे मतलब हम कह रहे हैं कि 500 का लाभ हो रहा है। 3000 में बेचने पे अगर वस्तु को 500 का लाभ हो रहा है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2500। या दूसरे उस मेथड से करें, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 7/5 का। 7/5 अगर 1 रेशियो बराबर 500 तो 7/5 रेशियो 700, यानी 3200 में बेचने पे किसी वस्तु को कितने का लाभ, 700 का। तो वस्तु का क्रय मूल्य चेक करना है, ऐसी मेथड कहीं पे देखी है या नहीं देखी है। अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख ही रहे हो। लो भैया, चोर पुलिस वाले प्रश्न आ ही गए, या आने ही हैं आपके एग्जाम में। कहा एक थीफ है, थीफ बोले तो पुलिस। कई बार चोर भी, अभी देखा है लखनऊ का एक न्यूज आया था, एसी में घर में घुसा और सो गया भाई। कहा गया थीफ इज स्पॉटेड बाई पुलिस में 108 मीटर। पुलिस, दिस अंकल इज पुलिस, ये अंकल पुलिस, ये चोर है सिलिम सा, गांजा फूक के चोर है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये चोर जो है वो पुलिस वाला इसको 108 मीटर पे देखता है, ये 108 मीटर पे देख रहा है। क्या क्या, थीप स्टार्ट रनिंग, पुलिस स्टार्ट चेजिंग। ये चोर भाग रहा है इधर, ये भाग रहा है इधर। थीप भाग रहा है कितने की स्पीड से, 21 की स्पीड से। पुलिस वाले अंकल 23 की स्पीड, पता नहीं कौन सी गाड़ी से, साइकिल से भाग रहे हैं, 23 की स्पीड से भाग कर। तो कितनी देर में, कहा क्या, देन हाउ फॉर विल द थीप हैव टू रन बिफोर ही चोपर, कितना चोर को भागना पड़ेगा इससे पहले वो पकड़ा। ऐसा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत डिटेल में वीडियो मैंने करवाई है। अभी एसएससी सीजीएल वाले 100 कुछ प्रश्न देख लेना, काम बन जाएगा। चलो बाकी मैं करवा दे रहा हूँ। देखो इनके बीच की दूरी 100, जो इनके बीच की दूरी है मेरे मालिक आका प्रभु, वो रिलेटिव स्पीड, यानी कि एक 23 से दौड़ेगा, एक 21 से, इसका मतलब कि इनकी रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। 2 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कि इनके बीच की दूरी 1 घंटे में 2 किलोमीटर कम होगी, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। हमारी दूरी कितनी है, 108। अगर 2 किलोमीटर कवर करने के लिए 2000 मीटर के लिए 1 घंटे लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 108 मीटर के लिए हम कह सकते हैं 200 मीटर के लिए 6 मिनट, 200 मीटर के 6 मिनट, तो 108 मीटर के लिए कितना लगेगा, 6/200 गुणे 108, ठीक है। 2×3=6, 2 से 100 कटा, यानी कि 3 से ये कितना हो जाएगा, 1.08, यानी कि 3.24 मिनट लगेंगे। 3.24 मिनट लगेंगे इससे पहले कि चोर पकड़ा जाए। और 3.24 मिनट में 21 की स्पीड से कितना चोर दौड़ जाएगा, आप कहेंगे 21 की स्पीड से 3.24 मिनट में, यानी कि 3.24/60 घंटे में कितना दूरी ट्रेवल करेगा, यही निकालना। तो किलोमीटर में, ये किलोमीटर में आएगा ना, किलोमीटर को मीटर में बदल लो, तो मीटर में बदलने के लिए 1 0 2 0 3 0 लगा दो, मीटर में बदल के निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मीटर में निकालोगे तो आपका सिंपल सा, ओहो, वेट फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। हमने क्या काम करना है, हमने क्या काम करना है, हमने मीटर में देखो, हमें टाइम आ गया कि 3.24 मिनट में कर लेंगे। अब इसको हमने 21,000 मीटर में बदल लिया और गुड़े टाइम, ये है स्पीड, 21 गुड़े 3.4/60 करते किलोमीटर में आता, हमने मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुण, ये 2 जीरो हटा दो, यहाँ पे 324 लिख लो, आप काट दो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 54 हो गया। तो 21 गुड़े 54 आपका हो जाएगा, 54 ही करें हम, 54, तो 54 दूना 108 और 5 113, 1334 किलोमीटर दौड़ेगा उससे पहले पकड़ा। आपको क्या निकालना है, पहले टाइम, टाइम कितना निकालना है, टाइम हमने निकाल लिया। टाइम हमारा लगा 3.24 मिनट, यानी कि चोर को 3.24 मिनट 21 के स्पीड से भागना है, जो दूरी आएगी वही आ जाएगा कि चोर उतना दूरी भागने से पहले पकड़ा जाएगा। क्लियर, भागने से मतलब जैसे पूरा करेगा वो दूरी पकड़ा जाएगा। देखो बोट एंड स्टीम का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि बोट की जो स्पीड है, यानी वी कैन राइट इट हियर एज कि बोट बराबर 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। ये देखो, आप कहा गया बोट जो है वो 15.5 सेकंड लगती है डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में, तो एडिशनल टाइम लगा बताना है आपको कि अप स्ट्रीम जाएगी तो कितना लगेगा।
तो कोई दूरी है। अगर बोट की स्पीड, मैं स्ट्रीम की स्पीड 1 मान लेता हूं, तो बोट की स्पीड 3 हो गई। अब कहा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 4। ये कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा के दिशा में चाल 4 होगी। 4 की स्पीड से अगर कोई चीज दौड़ता है तो 15.5 सेकंड लगते हैं, यानी कि दूरी कितनी होगी? 4 गुणे 15.5 यानी कि 62। अब इसको अगर हम 3 माइनस 1 यानी कि 2 से दौड़े तो कितना टाइम लगेगा? 2 से दौड़ेंगे तो 62/2 यानी 31 सेकंड लगेंगे। पहले 15.5 सेकंड लग रहे थे, अभी 31 यानी कितना सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 15.5। यही पूछा गया। समझ में आ गया? सुंदर प्रश्न तो आएगा। एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर, कंटेन्स अ लिक्विड। हेमीस्फेरिकल क्या होता है? ये हेमीस्फेरिकल बाउल है, कटोरा है, ठीक है। कटोरे का ऐसे ऐसे पेंदा भी होता है, पता नहीं क्या बना दे रहा हूं मैं, छोड़ो छोड़ो भैया, क्या करना है। ये आपका कटोरा है, इसकी इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिक्विड है। अब इसमें लिक्विड कितना आएगा? आपको पता है किसी हेमीस्फेरिकल बाउल में 2/3 2/3 पाई आर क्यूब भी कंटेन किया जा सकता है। इसको हम सिलिंड्रिकल शेप बॉटल्स में डाल रहे हैं, जिसका डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया गया 2 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि देखो भैया, अगर n बॉटल्स ऐसी, n सिलेंड्रिकल बॉटल लगती है, एक सिलेंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर की अगर डायमीटर 2 है तो आर 1, यानी 1 का स्क्वायर पूरे एच 4। एक का, अगर एक का वॉल्यूम इतना है तो n का, और पता है आपको, पता है यही वाला पानी तो इसमें उड़ेलना है, तो यानी कि दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट, n की वैल्यू निकालने के लिए इधर 4 पाई से डिवाइड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा n बराबर आ गया, n बराबर, n कैन बी रिटन है 2/3 पाई आर क्यूब बटे 4 पाई। तो यहाँ से कट पीट जो रहा उसको काट पीट, तो मुझे क्या करना है? पाई पाई कट गया, 2 से ये 2 हो गया, यानी आर क्यूब बाई 6। आर क्यूब बाई 6, आर बराबर कितना है? 6, तो 6 का क्यूब बटे 6 यानी कि 36। एन बराबर कितना आ गया? 36। क्लियर हो गया? समझ में आया या नहीं आया? मैंने कहा दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देना, एन की वैल्यू। अब मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा कैसे 36 आया। चलो, कॉमन टेंजेंट है, लंबाई बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बताओ, चलो फटाफट। आपको क्या दिया गया? 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये है, बताओ। दोनों केंद्रों के बीच की यार क्यों सोच रहे हो भैया? इसमें क्या दिया गया? इसमें कोई कॉमन टेंजेंट दिखे नहीं? आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप होगे क्या? मैंने कहा ये कितना है, आपने कहा 90 डिग्री। मैंने कहा ये कितना है, आपने कहा ये भी 90 डिग्री। मैंने कहा ये क्या है, ये वाला कोण कितना है? थीटा। तो मैंने कहा ये वाला कोण कितना हो जाएगा? आपने कहा ये भी थीटा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल। अब अगर दो एंगल बराबर हो तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? सिमिलरिटी। सिमिलर कौन कौन से एंगल होंगे? ट्राइंगल, अगर मैं कहूँ सिमिलर हो रहे हैं, ट्राइंगल ई बी डी, ये किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्राइंगल ई बी डी ए सी के सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो पुट कर दो फटाफट वैल्यू, ए बी बटे ई ए बराबर बी डी बटे ए सी बराबर ई डी बटे ई सी। अब आपको क्या निकालना है? केंद्रों के बीच की दूरी। अब आप ईडी और ईसी निकल जाए जहां से, वो निकाल लो। तो हमें वैल्यू पुट कर देनी फटाफट। ईबी कितना है? ईबी क्या? ईबी 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 देखो, ईवीएम नहीं भैया, ये ईवीएम नहीं चल रहा है, ईवीएम का खेला यहाँ नहीं होता। ठीक है, ये 15 हो गया बटे ईए, ये कितना है? 3 बराबर बीडी बटे एसी। बीडी कितना है? देखो बीडी त्रिज्या दी गई है नहीं, बटे एसी। एसी एसी बताओ 4। यहां से बीडी कितना हो जाएगा? देखो बीडी बराबर 20, बीडी 20 हो गया। पाइथागोरस लगा लो ना, ये 20 है, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा? 25। ये 4 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा? 5। ये 5 है, ये 25 है, टोटल दूरी 30। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। समझ आ गई? समझ आ गई। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं कूद के। इस प्रश्न के लिए मैं थोड़ी यूनिक मेथड बताऊं, जो आपने ना देखी हो, या अपने चैनल पे छोड़ो कहीं भी ना देखी हो, चलो करते हैं। मैंने अपने चैनल पे जब करवाया था ये प्रश्न, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे सीजीएल में आ जाए, चाहे सीपीओ में, या सीपीओ के एक आध शिफ्ट में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा दिया गया। मैं क्या काम करता हूं? साइन थीटा से दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूं। यहां से साइन क्यूब थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। आपने कहा इससे क्या उखाड़ लिया? मतलब कुछ नहीं भाई, बस मैंने कॉस क्यूब, साइन को इधर भेज देना है, और साइन क्यूब थीटा को इधर, और ये साइन थीटा को इधर, तो इधर हो जाएगा 1 साइन थीटा। तब कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा, कुछ भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉट पावर 6 थीटा लिखा, तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, वी कैन से फ्रॉम हियर इज, ये लिखा कॉट स्क्वायर थीटा माइन कॉट पावर 6 थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो माइनस इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, समझ आ गया? cosec square theta minus cot square theta is a trigonometric identity that gives its value as 1.
ठीक है, क्लियर हो गया, -1 आपका आंसर। अब ये जाके देखना कहाँ पे ऐसे मेथड से करवाया गया, ट्रिक व्रिक बहुत लोग बताएंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट वाला तो भाई किंग अपन है ही। एक असेंबली इलेक्शन होता है, इलेक्शन की बात हुई तो परसेंटेज में बात होगी, परसेंटेज में आगे। एक असेंबली इलेक्शन होता है जिसमें एक कैंडिडेट को 60% मिले, टोटल वैलिड वोट हो, जो भी वैलिड वोट थे उसका 60, 2% जो वोट थे वो इनवैलिड डिक्लेयर किए गए। आगे अगर टोटल वोटर्स इतने थे तो आपको बताना है कि उस कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट पड़े। देखो हम सबसे पहले कह लेते हैं कि भैया देखो 1.5 लाख वोट थे, ठीक है, इसमें से 60% वोट उसे वैलिड का पड़े। देखो पहले तो ये निकालते कि वैलिड कितने थे, आपने कहा 2% इनवैलिड हो गए, यानी 98% वैलिड है, यानी कि 98% बोले तो 49/25। अब ये वैलिड वोट की संख्या आ गई, वैलिड वोट जो है उसका 60% उसको मिला, 60% मतलब 3/5। तो आपको बस काम कर देना है, आपसे यही पूछा गया था। तो आप 50 काटोगे, ये कटा 3000 हो गया, 3000 से 5 कट जाएगा, यानी कि 600, यानी आपका हो गया 600 गुड़े 49 गुड़े 3। अब मैं क्या काम करूं, 600 गुड़े 49 निकाल लेता हूँ, 600 गुड़े 50 कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000 में से 600 घटाए हैं गुड़े 29 या 87 और 1200 और जोड़ दो, 88,200। मेरे हिसाब से इस प्रश्न में इससे आसानी से कुछ नहीं कर सकते थे, 88,200 हमारा आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर मालिक, वॉट इट। चल बहुत सुंदर, अगला प्रश्न देखते हैं, और ये 24वां प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। एक 6 डिजिट नंबर जो 198 से डिविजिबल, हमें नहीं मतलब कोई नंबर होगी, कहा कि अगर नंबर इसको डिविजिबल कर देते हैं, डिजिट्स को रीअरेंज कर देते हैं। देखो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में सीपीओ वाले में खूब पूछा गया था 2022 या 23 में, मुझे जो याद आ रहा है, एग्जैक्ट अभी पेपर देखा था बट मैं अभी भूल रहा हूँ। कहा क्या नंबर जो है, मान लो 6 डिजिट नंबर क्या है, ABCDE, ये 6 डिजिट नंबर थी, ये 198 से डिविजिबल थी, यानी दिस नंबर वाज डिविजिबल बाय 198। व्हाट इज गिवन इज कि जो डिजिट्स है वो रीअरेंज कर दी गई, यानी कि अभी हमने सफल कर दिया BCEFAD, मान लो इस फॉर्म में कर दिया, डिजिट को इधर उधर कर दिया, यानी 1 2 3 4 5 6 थी, 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके, या 6 4 3 2 5 1 ऐसे करके कुछ कर दिया। तो आगे ये नंबर आप किससे डिविजिबल होगी, देखो मेरे भाई थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसका 198 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, ये 3 से डिविजिबल है, पहले ये छोड़ो, ये किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल। हमें सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल क्या पता, तेरी संख्या 2 से डिविजिबल रही हो, मान लो f की 2 से डिविजिबल होने के लिए f को सम होना है, मान लो केवल इन संख्या में केवल f ऐसी संख्या थी जो इवन थी, और f को इधर कर दिया तो अब यहाँ पे विषम संख्या आ गई, कोई भी विषम संख्या आ गई तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगी, यानी हम 2 से डिविजिबल तो कह ही नहीं सकते कि होगी, हो भी सकती है बट हम कह सकते हैं कि मतलब हर केस में नहीं होगी। मान लेते हैं कि 5 केस में ABCD, मान लो ये संख्या इस प्रकार से रही हो, 3 5 7 9 और 0, और मान लो रही हो 1, मान लो ऐसी संख्या रही, हमने अगर 0 को यूनिट डिजिट से हटाया, कोई और बाकी डिजिट ले आई तो नहीं कटेगी, तो 2 से तो कटेगी नहीं। अब हमें पता है कि ये संख्या 9 से कट रही है, अगर कोई संख्या 9 से कट रही है मेरे भाई, तो हम कह रहे हैं इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स लेंगे, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D। सिर्फ एक बात बताओ, 6 डिजिट है, चाहे उनको आगे लिखो, चाहे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F लिखो, चाहे ऐसे जोड़ो, तो जो सम ये आ रहा था वही सम ये आएगा। ये सम अगर 9 से कट रहा था, अगर ये दोनों बराबर है, आपको बताइए ये सम अगर 9 से कट रहा है तो ये वाला सम कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि सम तो चेंज होगा, यानी ये संख्या जो भी होगी वो 9 से तो डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल होगी, यानी कि 3 से डिविजिबल फिक्स हो चुका, 6 से नहीं क्योंकि 2 से नहीं, 6 से नहीं क्योंकि 2 से नहीं, 3। अब 66 से कटना है, 66 से कटने के लिए 2 से भी कटना पड़ेगा, 3 से भी कटना पड़ेगा, 11 से भी कटना पड़ेगा, 2 से हमारा कंफर्म नहीं है, ये भी, और ना 11 से है, बट 2 पे ही हमारा खत्म चल जाए। तो हमें क्या काम करना है, हमें बस एक चीज पता चल गया कि अगर कोई संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है, तो चाहे संख्या के अंकों को इधर उधर जितना भी मन करे कर दे, वो हमेशा 9 से कटेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट तो चेंज नहीं होगा सफल करने से। व्हाट इट। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्हाट इज गिवन इन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इज टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 3951। नंबर सिस्टम का प्रश्न, दो संख्याएं 3951 से डिफर करती है, यानी अंतर है। लार्जर नंबर को जब स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट 12 है और रिमाइंडर 13 है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जर नंबर बताना। मान लेते हैं दो संख्या ए और बी है, तो डिफरेंस क्या दिया गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 3951। अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं, यानी व्हेन a इज, ये केस 1 है, ये केस 2 है, a को b से डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट है वो 12 है और रिमाइंडर 13 है, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर यानी कि b, गुणे भागफल यानी कि 12 गुणे b यानी कि 12b, और प्लस शेषफल यानी कि 13। अब एक ही जगह पे 12b प्लस 13 रख दो, यहाँ पे 12b प्लस 13 रखोगे, यानी कि देखो 12b 12b प्लस 13 माइनस b यानी कि 11b प्लस 13 बराबर 3951। यहाँ से 51 कट जाएगा, इधर कट जाएगा, 39
3 a, यानी 11 b बराबर इतना, तो b बराबर कितना हो जाएगा 11 यहाँ 33, ये 6 63, 11 5 55, 11 88, यानी b की वैल्यू अगर 358 हो गई तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी वी कैन कैलकुलेट a फ्रॉम हियर इज a बराबर 12b, 12b करेंगे 12 गुणे 350 42 हो जाएगा, 42 और 12 96, यानी 4296 और प्लस 13, तो 4 इधर चला जाएगा, यानी कि 4300 बन जाएगा और 4309 आपकी संख्या हो जाएगी। अब अगर हमारी संख्या 4309 है तो सम ऑफ डिजिट्स 9 3 12 4 16, आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। कि अगर कोई संख्या है, अ नंबर इज गिवन, व्हाट इज गिवन इन द नंबर इज, एक मिनट यार उल्टा रखा है पेन टाइप मेरा, इस वजह से थोड़ा गलत चल रहा था, हाँ नाउ ओके ठीक है। क्या दिया गया कि एक नंबर है 55p1067q9, ये 99 से डिविजिबल है, यानी कि 99 से विभाज्य है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq, यानी कि आपको प्रोडक्ट निकालना है pq का। नथिंग कैन बी डन एक्सेप्ट आपको 99 की डिविजिबिलिटी रूल पता हो, यानी ये संख्या अगर 99 से डिविजिबल है तो pq की वैल्यू क्या होगी, विल ट्राई टू मूव अरे भाई विल ट्राई टू मूव अ बिट फास्टर, क्योंकि पिछले सेट में स्पीड थोड़ी लो रखी थी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आज हम थोड़ा तेज रखेंगे, ठीक है। देखो आपको संख्या क्या दी गई, व्हाट इज गिवन एज अ नंबर इज कि 55p1067q9, दिस नंबर इज गिवन कि ये 99 से डिविजिबल है, यानी कि ये 9 से भी कटेगी और ये किससे कटेगी 11 से, ये 9 से कटेगी और ये किससे कटेगी 11 से, यानी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 99 देन वी कैन क्लियरली से दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स, दैट मींस कि ये 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 11 से भी कट रही है 9 से भी कट रही है, यानी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11, तो आपको पहले कौन सा डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि आपको अगर 9 से काटना है कोई संख्या तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब आपको क्या काम करना है, देखो 6 7 13 5 18 ये कट जाएगा, 9 कट रहा है, यानी आपके पास बचा कितना 5 1 6 और प्लस p प्लस q, यानी कि आपके पास कितना बचा 6 प्लस p प्लस q, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ये 9 हो सकता है 18 हो सकता है 27 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 6 प्लस पी प्लस क्यू बराबर अगर 27 करेंगे तो p प्लस क्यू विल बी 21 और p एंड q बोथ आर डिजिट्स विच लाई बिटवीन 0 to 9, यानी कि p और q दोनों डिजिट है सिंगल अंक की, तो वो 0 से 9 के बीच लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में कोई सी हो सकती है, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9। तो अगर हमें 9 से छोटी दो संख्याओं को जोड़ना है तो 9 दूनी 18 मैक्स टू मैक्स p भी मैक्सिमम वैल्यू 9 होल्ड कर सकते हैं और दैट कैन बी ट्रू फॉर क्यू, यानी क्यू भी मैक्सिमम 9 वैल्यू होल्ड कर सकती है, तो पी और क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 18। तो हम अगर 6 प्लस पी प्लस क्यू 27 करते हो तो पी प्लस क्यू 20 बनाता है, इस वजह से हम 27 नहीं ले सकते, यानी फ्रॉम हियर यू कैन गेट टू वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू विल होल्ड फर्स्ट वैल्यू एज 3 एंड सेकंड वैल्यू एज 12, ये सबको आ गया। चलो अब पी प्लस क्यू की हमें दो वैल्यूज आ गई, एक 3 या तो हो सकता है या तो 12 हो सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू या व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, इट विल बी इधर 3 और 12, ठीक है। अब देखो हमें कट गया ये संख्या हमारी 9 से, अब 11 से डिविजिबिलिटी निकालना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 9 7 16 7 7 सम करते रहो, 16 0 16 16 प्लस पी और प्लस 5, यानी आपका इसका सम आ गया 21 प्लस पी, और फिर रिमेनिंग जो डिजिट है उसका अल्टरनेट डिजिट का सम ले लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है उनका सम ले लो, तो अगर इनका सम लोगे तो 5 1 6 6, ठीक है 6 6 12 12 और क्यू 12 प्लस क्यू, हमने क्या किया अल्टरनेट डिजिट का सम लिया, इधर लिया इधर लिया, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी 21 प्लस पी और 12 प्लस क्यू का डिफरेंस लो, ये या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का, तभी ये संख्या हमारी कटेगी 11 से, यानी व्हाट डज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 से, कि अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो क्या कहता है कि यू हैव टू टेक सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, पहले एक पेयर बनेगा दूसरा अल्टरनेट डिजिट लोगे और फिर टेक द डिफरेंस, यानी कि आप दोनों का अंतर लो, और अगर इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 0 मतलब 11 और द डिफरेंस इज 0, यानी कि अगर कोई अंतर हम लेते हैं अल्टरनेट डिजिट के सम का वो 0 आता है या 11 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगा, ये सिंपल सा रूल है। अब देखो हमने डिफरेंस लेना है 21 प्लस पी और 12 प्लस क्यू का, इतना बेसिक से मैं क्यों जा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में करने में दिक्कत ना हो, मैं अभी बता दूंगा एग्जाम में कितनी चीजें लिखनी, तो अगर 21 प्लस पी में से 12 प्लस क्यू घटाओगे यू कैन से कि 9 प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 या 11। अब एक बात बताओ, यहां से हमारा पी प्लस क्यू की दो वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि पी माइनस क्यू की, या तो पी माइनस क्यू बराबर 2 हो जाएगा और या क्यू माइनस पी बराबर हो जाएगा 9, सिंपल सी बात, यानी कि अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहां से q माइनस पी बराबर 9 आ जाएगा, यानी हमारे पास दो वैल्यूज है p प्लस क्यू की दो वैल्यू। अच्छा अब देखो p प्लस क्यू की अगर हम वैल्यू 3 लेते हैं, p प्लस क्यू की अगर वैल्यू 3 लेते हैं तो p माइनस क्यू क्या 2 हो सकता है, नहीं हो सकता,
क्योंकि p प्लस क्यू अगर 3 है, p माइनस क्यू 2 ले लेंगे तो सिंपल सी बात है, p प्लस क्यू अगर 3 है, p माइनस क्यू 2 ले लेंगे तो p की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी p प्लस क्यू बराबर 3 पे इसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, p प्लस क्यू बराबर 3 लेने पे और q माइनस p बराबर 9 लेने पे क्या किन्हीं दो संख्याओं का योग 3 और अंतर 9 हो सकता है? नहीं, यानी p प्लस क्यू को हम 3 ही नहीं ले सकते। सिंपल सी बात, p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 12, p प्लस क्यू बराबर हमने लेना है 12, और यहां से अगर ये 12 ले लिया तो q माइनस पी बराबर 9 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर p प्लस क्यू 12 है और q माइनस पी 9 ले लेंगे तो p की वैल्यू q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी यहां से हमारा p माइनस क्यू बराबर 2 आ गया और हमारे पास p बराबर 7, q बराबर 5। अब p बराबर 7, q बराबर 5, तो 5 7 35। समझ आ गया? अब आपको एग्जाम में क्या करना है, बेसिक समझ आ गया। आपने एग्जाम में करना है, आपने लिखनी है संख्या। हमने लिखा ये एग्जाम में कैसे, अब एग्जाम में मान लो प्रश्न लिखा, मैंने लिखा 5 5 p1067 q9, हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। हमने फटाफट उठाया, देखो यहाँ पे 9 काटा, 6 7 13 5 18 काटा, यानी 6 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 9, यानी पी प्लस क्यू की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 3 या तो 12। पहला लिख लिया। दूसरा हम अल्टरनेट डिजिट का सम लेंगे तो 9 7 16 16 0 16 0 और पी और प्लस 5, यानी 21 प्लस पी इधर हो गया, और इसमें से घटा क्या देना है, 5 1 6 6 6 12 12 प्लस क्यू घटा देंगे, या 0 कर देंगे या 11 कर सकते हैं। यहां से हमारा p माइनस क्यू बराबर, देखो p माइनस क्यू अगर हम इसको घटाएंगे तो यहां से p माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, -9, या हम कह सकते हैं p माइनस क्यू बराबर, देखो p माइनस क्यू बराबर 2। अब यहां से q माइनस पी, यहां से लिख लो q माइनस पी बराबर। अब हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, p प्लस क्यू q माइनस पी, ये नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। p प्लस क्यू बराबर 12, q माइनस पी बराबर 9 नहीं ले सकते, यानी कि p प्लस क्यू बराबर 12, p माइनस क्यू बराबर 2, यहां से p बराबर 5, q बराबर 7 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में बस इतना करना है, जो मैं समझा रहा था वो अलग चीज है। क्लियर हो गया? अब अगले प्रश्न पे आते हैं, समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या दिया गया, कहा गया क्वेश्चन दिस वन, इक्वेशन दिस वन और इक्वेशन दिस वन है बोथ रूट्स कॉमन, तो आपको वैल्यू निकालनी है पी बाई आर की। थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो इक्वेशन दे दिया जाए, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a2x² यहाँ पे रुका, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, ये दो इक्वेशन दे दिया जाए। अगर इनके रूट्स कॉमन है, यानी कि रूट्स कॉमन है या इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे, a1 बाई a2 मतलब x² का कोफिशिएंट, b1 बटे b2, c1 बटे c2। ये फॉर्मूला याद रखना, ये ऐसे लिखना कि रूट्स ऑफ a1x² प्लस b1x प्लस c1 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 इनके कॉमन है, तो आप a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट ही नहीं पता, बिल्कुल पता है, तो x² यहाँ पे 21 के कोफिशिएंट है, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा, 21 के प्लस 14। दूसरी जगह देखो, यहाँ पे 7 के, यहाँ पे 2, 7 के प्लस 2 हो गया, राइट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 24 के और प्लस 24 के, और सॉरी x का कोफिशिएंट निकालना ना, यहाँ पे r हो गया पहले वाले इक्वेशन में, देखो यहीं पे तो केवल x आ रहा है, r और बटे में इसका क्या हो गया, देखो p हो गया, ये देखो r बाई p हो रहा है ना, सिंपल सी बात, r बाई p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 24 के -9, 24 के -9 बटे में यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 के -3, 8 या 24 यानी कि 3, तो यहाँ से आपका r बाई पी कितना आ गया, 3, तो यहाँ से हम p बाई आर कह सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1/3। क्लियर, 1/p कितना हो गया, 1/3। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा है, 7 या 21 में क्या करूँ, नहीं कट रहा है, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल लिया, बोथ रूट्स कॉमन कर दिया। ठीक है, नहीं निकल रहा वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहा गया इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और -2 मतलब निगेटिव मार्किंग भी है और पॉजिटिव मार्किंग तो सही का मिलेगा ही। कहा गया एक टेस्ट में 5 नंबर सही प्रश्न के और 2 नंबर काटे जाते हैं गलत। जय ने सभी क्वेश्चन आंसर किए और उसको -12 नंबर मिले, उसने 4 करेक्ट आंसर किए, तो कितने इनकरेक्ट आंसर किए। देखो अगर उसने ए इनकरेक्ट करे होंगे, पहले देखो एक चीज, एक मिनट, क्या कहा गया, जय ने कितने प्रश्न, 4 सही उत्तर मिले, यानी कि उसने 4 करेक्ट आंसर किया, 4 करेक्ट आंसर के उसके कितने नंबर मिले, 20 मिले, उसको 20 पॉजिटिव। लेकिन उसका एक्चुअल मार्क्स कितने आते हैं, -12। देखो एक्चुअल मार्क्स उसके -12, यानी 20 से कितना घटा,
-32, और 20 में से 32 करने पे ही तो -12 मिलेगा, यानी 32 नंबर उसके निगेटिव मार्किंग के कारण कट गए। अब आपको पता है एक निगेटिव मार्किंग से अगर -2 मार्क्स होते हैं तो 32 मार्क्स के लिए कितने प्रश्न गलत करने पड़ेंगे? 16। क्लियर हो गया? डीआई का प्रश्न है, कहा गया नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। एम जो है वो नंबर ऑफ यूनिट कितने बनते हैं, और एस जो है कितने नंबर सोल्ड मतलब सेल होते हैं। तो कहा गया एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी, सोल्ड वाला बताना है। कौन सा सोल्ड है? एस। मैन्युफैक्चर्ड को एम, सोल्ड इसका एवरेज बताना है। तो अब क्या काम करेंगे? जोड़ के 5 से डिवाइड, तो जोड़ो 17 15 32 10 42 14 56 1 57 20 77। ठीक है 77, ये 100 में है, और जो 7.7 को 100 से गुणा करोगे 770, और इसको किससे डिवाइड करोगे? 5 साल की बात की गई है, तो 5 ये 154 हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब कहेंगे डीआई में इतना आसान प्रश्न नहीं आता भैया, आपके एग्जाम से ही उठाया, मैंने अलग से थोड़ी बनाया। ये देखो, ये जो पाई चार्ट है वो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिखाता है, एक अलग अलग हेड पे। मंथली एक्सपेंडिचर कम, एक फैमिली का 50,000 है, तो आपको बताना है क्या क्या। देखो, एक फैमिली दी गई जिसका मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 है, वो खाने पे कितना खर्चा करता है? एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ट्रेवल पे, व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन एंड मिसलेनियस पे 11% का खर्चा। तो आपसे कहा गया रेशियो ऑफ कंबाइंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, ट्रेवल एंड मिसलेनियस, यानी आपको ईटीएम, ईटीएम ये इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट 10% प्लस टी ट्रेवल पे 10% प्लस मिसलेनियस पे 11%। इसका रेशियो किससे निकालना है? फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, एडुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन। अब देखो, आप ये ना कहना कि मेडिसिन तो ऊपर भी आता है, मैं क्या करूं? आपसे वो जितना सम करने कहे उतना दो, फर्जी दिमाग ना लगाओ। फूड पे कितना? 30%, एजुकेशन पे 15%। आप कहेंगे एडुकेशन अभी कहा था, हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कोई मॉडर्न बनने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पे 9% एंड ऑन मेडिसिन 15%। 10 10 और 11 31%, राइट? गौचा। और 30 15 और 9 कितना हो गया? 54 5 59 10 69। आपका आंसर आ गया। अब आपने कहा व्हाट इज रेशियो ऑफ कंबाइंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑन दिस वन टू एवरेज एक्सपेंडिचर। अब आपने निकाल तो दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और शब्द मेंशन था, एवरेज एक्सपेंडिचर। देखो एवरेज एक्सपेंडिचर, तो आपने कहा एवरेज एक्सपेंडिचर था, तो यहाँ पे ये जो एक हमने 69 लिखा, ये 69 ना होके 69/4 हो, क्योंकि इनका एवरेज एक्सपेंडिचर और इनका टोटल और इनका एवरेज ये निकालना था, इनका एवरेज निकालना था और इनका टोटल। एवरेज मतलब ये बटे में 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 124/69 आपका रेशियो आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? चलो ये प्रश्न पढ़ो, उत्तर दो। डीआई के 3 प्रश्न मैंने चेप दिए। तो क्या फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टार्टअप, जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए 2016 में, और नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्ट, यानी अलग अलग कैटेगरी में, लाइक एडटेक में, फाइनेंस टेक में, फूड टेक में, ट्रेवल में, एंटरटेनमेंट में कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए अलग अलग सेगमेंट में, और अलग अलग फील्ड में कितने सक्सेसफुल हुए, ये दिया गया। तो आपसे कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप टू दैट ऑफ अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन फाइनटेक, यानी फिनटेक बोलते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में कितने सक्सेसफुल रहे, कितने। देखो आपको क्वेश्चन में कुछ चीजों पे फोकस करना, किस सेक्टर की बात की? फिनटेक, तो फिनटेक पे पहले फोकस करो। फिनटेक यहाँ पे है 256, यहाँ पे 104, टोटल 256 है, यहाँ पे लिख लो टोटल कितने हैं? 256। सक्सेसफुल कितने हुए हैं? 104। अनसक्सेसफुल कितने होंगे फिर? 256 में से 104 से 152। तो आपको क्या रेशियो निकालना था? सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल, यानी सक्सेसफुल बटे अनसक्सेसफुल, यानी 104/4 से काट देंगे। 8 से कट रहा है, देखो यहां से रेशियो 13:0। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये प्रश्न आ गया, पहले इस प्रश्न में करने से पहले मैं एक चीज करता हूं, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, कहा कि ए बी जो कॉर्ड, अब कॉर्ड है तो सर्कल बनाना पड़ेगा मेरे भाई। ओहो सर्कल बनाना है भैया, आलू नहीं। सर्कल बन गया, बन गया। इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा ना। ठीक है, ओके। अब देखो ए बी इज अ कॉर्ड सर्कल। देखो ए बी क्या है? जीवा है। ए बी क्या है मेरे भाई? जीवा। ये ए, ये बी। ए बी जीवा है, रेडियस 13 है, ओ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ए बी को सी पे काटता है, ये सी है, लेंथ ऑफ ओ सी बराबर 5, ये 13 दिया गया। तो आपको बताना है ए बी की लंबाई, आपको पता है केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है,
आपको पता है ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा। पहली चीज ये 12 है, समद्विभाजित कर रहे हैं यानी AC बराबर CV, तो 12 ये भी हो जाएगा, यानी 12 दूना 14। अब ये कहेंगे ये प्रश्न क्यों उठा, अरे मेरे मालिक आका, आपके CPO एग्जाम में पूछा गया था, मैंने उठा लिया। अब देखो अगला प्रश्न ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम क्या है, व्हाट इज ट्रेपेजियम? समलम चतुर्भुज, यानी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर, दो असमांतर भी हो सकती है, असमांतर भी हो सकती है। ठीक है, हमने समांतर लेना है, तो ये समलम का कुछ शेप होता है। ठीक है, तो क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 1785 स्क्वायर फीट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है वो 35 फीट है, यानी कि ये 35 दिया गया है। ठीक है, एंड वन ऑफ पैरेलल साइड इज 42 मीटर। मान लो ये 42 मीटर लॉन्ग है, कोई एक 42 मीटर लॉन्ग है, तो आपको बताना है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम प्रश्न पूछा गया है। अब आपको बताएं समलम चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप आराम से निकालें। समलम चतुर्भुज का एरिया होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लेना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि हाफ इंटू 42 प्लस से हो जाएगा इंटू 35, ये तो हो जाएगा एरिया। और ये बराबर दिया कितना गया है, देखो 1785। 35 पंचे 175, ओहो 35 पंचे 175, 35 के नंबर 35, यानी दो से इसमें गुणा होगा, 102 बराबर 42 प्लस है, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 60। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि समलम चतुर्भुज का एरिया का अगर फॉर्मूला पता था तो आप आसानी से निकाल सकते थे, वरना भुगतते। और अगर ये पता है तो 2 लाइन का प्रश्न, नहीं पता तो 10 सेकंड 10 घंटे का प्रश्न। समझ गए? चलो, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया है। एस माइनस, देखो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि S-8 दिया, अरे भैया S-8 को थोड़ी देर के लिए ए एज्यूम कर लो, तो ए क्यूब माइनस 1/a³ पूछा गया है। अगर हम इसको ए एज्यूम करें तो क्या पूछा गया, a³ माइनस 1/a³। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a-1/। यहाँ पे क्या दिया गया है, नहीं दिया, तो दोनों पक्षों से 8 घटा दो, यानी हम कह सकते हैं S-8 माइनस 1/S-, नीचे तो कुछ चेंज नहीं करना है, S-8 है 20-8। अब आपको a-1/a पता है, तो a³ माइनस 1/a³ निकालना है। अगर a-1/a होता है तो a³ प्लस 1/a³ माइनस 1/k, a³ कितना होता है k³ प्लस 3k, तो 12 का क्यूब 1728, और प्लस 3 का गुणे 12 36, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा। कुछ था इस प्रश्न में? नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में सरल प्रश्न भी आते हैं, टीचर आपको नहीं बताते क्योंकि उनको डॉट 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 कोर्स बेचना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया, एक फ्रस्टम है। कैसा फ्रस्टम है, कैसा फ्रस्टम है, यहाँ पे दिया गया राइट सर्कुलर कोन का फ्रस्टम। फ्रस्टम होता है शंकु चिन्ह। क्या फ्रस्ट्रेशन की बात की जा रही है? नहीं, आपसे किसकी बात की जा रही है, कोन फ्रस्टम की। फ्रस्टम क्या होता है पहले मैं बना दे रहा हूँ, देखो फ्रस्टम इस प्रकार की आकृति होती है। एक कोन लो, अगर ये इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। एक कोन के अगर ऊपरी भाग को ऐसे, कोन ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को निकाल दिया जाए, यानी कि व्हाट वी आर डूइंग इज कि इसको हमने काट दिया। इसको अगर हम काट देंगे तो ऐसा कुछ शेप बचेगा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये कोन फ्रस्टम होगा। इसकी दो रेडियस होती हैं, एक ऊपर वाली रेडियस यानी कि दिस वन स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं। इसकी हाइट अगर h हो तो हम क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस r इंटू h, ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका फ्रस्टम है, हाइट 18, यानी h की वैल्यू दे दी गई आपको 18, लिखते रहना। r बराबर 25, कैपिटल R बराबर 25, ये 25 है, ये 20 है, तो आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। नहीं, आप सबसे पहले प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। कहा गया एक ऐसा छिन्नक है, इसको पिघला के 2 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा गोला बनाया जाता है। तो कितने गोले बनाए, अब देखो आपको पता है एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है, तो वहां पे क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। हमने कहा यहाँ पे इसको पिघला के मान लो n छोटे गोले बनाते हैं, तो हम कहेंगे 1/3, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r², 25 का स्क्वायर प्लस r² 20 का स्क्वायर प्लस 25 गुणे 20 500 इंटू h 18 बराबर n गोले बनते हैं तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अगर जो गोले बना रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर व्यास के, यानी रेडियस तो 1 हो जाए, यानी 1 का क्यूब 1 खत्म। अब देखो, अब आपको क्या दिया गया, यहाँ से π/3 से π/3 काट दो, π/3 से π/3 कट गया, 4n, यहाँ से 4n आया इज इक्वल 25 का स्क्वायर 625 और 400 1025 और 5 1525 और गुणे 18। यही तो सिंपल सी बात है। n को यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो पहले 18 से गुणा करो, तो 18 पंचे, पहले देखो 2 से काट दो, 2 से 1 2 से 9, 9 से गुणा करो तो 9 पचे 45, 80 9 दूनी 18 4 22, 9 पचे 45 2 47, 9
इक्यानम 9 4 13, इसमें 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करोगे 2 छके 12, 2 8 16, 2 छके 12, 6862 के करीब आपका आंसर है। ठीक, एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनी तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, राइट, ओके। 7 गांव की जनसंख्या पाई चार्ट में दिखाई गई। अलग अलग गांव है, जैसे ए गांव की जनसंख्या 13% है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ए की 13% है, बी की 16%, सी की 8, टी की इतना, ई की इतना, एफ की इतना, जी की। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ डी एंड डी इफ टोटल पॉपुलेशन 6 लाख, कितना 60,000। टोटल पॉपुलेशन 60,000 है, डी और ई का डिफरेंस, डी कहाँ है यहाँ पे, ई कहाँ है यहाँ पे। डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 और 17% का 1%। अगर 100% इतना हो तो 101% कितना हो जाएगा। क्लियर। अब ये ना कहना है ऐसे आसान प्रश्न क्यों ले रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आपका बैलेंस करना है और टीचर तो आपको कोर्स बेचने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, बट मुझे ये बताना है ना कि असलियत क्या। क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अरे यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है कब, वेन अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो। अगर हम यहाँ पे देखें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 3abc, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सिमिलरली देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये भी तीनों 0 के बराबर हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 3abc, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ। सिंपल सी बात, 3 कट गया, x माइनस वाई से ये कटेगा 1/x प्लस वाई। अब एग्जाम में लिखने ना लग जाना y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। एग्जाम में बस इतना करना है। ये 0 क्यों नहीं दिया गया, ये बराबर क्यों नहीं गया, अगर ये बराबर करते तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती ना, बात खत्म हो जाती, फिर तो क्या ही आंसर निकल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके सिवा कुछ नहीं याद रखना। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट जीरो, ठीक है। दो सिमिलर ट्राइंगल्स है एबीसी और पीक्यूआर, जिनका एरिया 64 और 144 है। ग्रेटेस्ट साइड एबीसी की 24 है तो ग्रेटेस्ट साइड बिगर साइड। अब देखो एग्जाम में आपको मैं बता रहा हूं 90% क्वेश्चन बहुत इजी मिलने वाले हैं, क्योंकि एसएससी के पास लिमिटेड डेटा है भाई, ठीक है। तो 90% इजी, और मान लेते हैं 5% आपके, या 80% इजी मान लेते हैं आपके खुशी के लिए। मान लेते हैं 10% आपके बहुत तगड़े हो गए, मतलब मॉडरेट हो गए, 10% हार्ड हो गए। 25 प्रश्न का 2.5, यानी कि 3 प्रश्न नहीं भी आते। 3 हर सेक्शन में नहीं आते, 3 चौको 12, छोड़ दो 12 क्वेश्चन छोड़ दिया, 88, 88 में 85 सही कर दो, 3 गलत कर दो गलत, 85 दूना 170, 3 हटा दो, कितने बचेंगे 168.5 नंबर आ रहे हैं। अब ये जो मैथमेटिक्स का गलत हुआ था वो ना करना, जीके में गलत कर देना, नंबर आएंगे ना। तो जो आपके इजी वाले प्रश्न उनको ना छोड़ देना मेरे भाई, बाकी सिलेक्शन से आपसे, मतलब सिलेक्शन से आप दूर नहीं हो। इजी वाले और मॉडरेट वाले आपसे होने चाहिए, बहुत अच्छे प्रश्न है रैंक लाने के लिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बट थोड़ा दिमाग, जो हम टॉपिक वाइज करते हैं, स्टार बैच करते हैं, इसमें एक आध दो प्रश्न ऐसे देखने में आएंगे, जैसे कौन फर्स्ट वाला था, फॉर्मूला नहीं पता नहीं कर पाओगे। आपको पता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। अगर ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया ये दिया गया 64/144, तो इनकी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रूट, यानी कि 8/12। अब एबीसी की अगर लॉन्गेस्ट साइड 24 दी गई, यानी 8 बराबर 24 तो 12 बराबर, 8 बराबर 24 तो 12 बराबर 36। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, कौन सी साइड लॉन्गेस्ट होगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट विल बी, विच साइड विल बी द लॉन्गेस्ट, दिस नीड्स टू बी कमेंटेड इन कमेंट सेक्शन, दैट्स वन। ये अपना नंबर सिस्टम इन प्रीवियस वीडियो यू गाइस वर कमेंटिंग की नंबर सिस्टम क्वेश्चंस आर लेस, इज लेस, सॉरी। तो आपको बताना था कि नंबर सम ऑफ टू नंबर्स इज 1224, एचसीएफ दिया गया, पेयर ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। दो संख्याओं का योग दिया गया 1224, उनका एचसीएफ 68 है, तो आपको बताना है कितनी पेयर होंगी जो सेटिस्फाई कर। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ए, देन बोथ नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ ए। यानी कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, लेट अस अज्यूम कि एचसीएफ इज एच, लेट अस अज्यूम कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज एच, देन फर्स्ट नंबर कैन बी रिटन एज एच ए एंड सेकंड नंबर कैन बी रिटन एज एच बी, वेयर ए एंड बी both are co-prime number. Co-prime means there does not exist any common factor of these two numbers a and b, यानी एच ए और एच बी के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन ए और बी ऐसी संख्याएं होंगी जो सहभाज्य होंगी, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे दिया गया आपको एक का 68 ए, एक हो गई 68 बी, 68 अगर एचसीएफ है तो 68, अब इन दोनों का योग दिया गया, यानी 68 ए प्लस 68 बी इज इक्वल टू 1224, राइट। 17 से काट दो, 17 से कटेगा 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बचेगा, कितना हो जाएगा 17 सत्ते 17 दून, 4 से भी काट दो, 4 से 18 होगा, यानी यू नो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 80।
अब आपको एक चीज और पता है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। आर को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग 18। अब बताना है ए और बी के हाउ मेनी वैल्यूज, यानी हाउ मेनी नंबर्स, यानी हाउ मेनी पेयर्स या नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 18। आपको निकालना है कि कितनी पेयर होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। देखो अगर मैं ए बराबर 1 ले लूं, बी बराबर 18, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? ए बराबर 1 बी बराबर 18 ले सकता हूं। ए बराबर 1 बी बराबर ए बराबर 1 बी बराबर 17 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। ए बराबर 1 बी बराबर 17, ठीक है। ए बराबर 2 ले लूं, बी बराबर 16, नहीं, 2 और 16 का कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। ए बराबर 3 बी बराबर 15 नहीं ले सकते, 3 और 15 का कॉमन फैक्टर 3। ए बराबर 4 बी बराबर 14 इनका कॉमन फैक्टर 2। ए बराबर 5 बी बराबर 13 बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ए बराबर 6 बी बराबर 12 नहीं ले सकते। ए बराबर 7 बी बराबर 11 बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। ए बराबर 8 बी बराबर 10 नहीं ले सकते, कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। ए बराबर 9 बी बराबर 9 नहीं ले सकते, क्यों क्यों नहीं ले सकते? ए बराबर 9 बी बराबर 9 दोनों बराबर हो जाएंगे, उनका कॉमन फैक्टर 9। तो आपने कहा कितने पेयर पॉसिबल है? 1 2 और ये 3। तो टोटल वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, कितने पेयर पॉसिबल है? 3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आप बताना कोई। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि 1 और 17 में एक तो कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर्स क्या होती है, किन संख्याओं को प्राइम कहते हैं? कोई कॉमन फैक्टर ना हो बिसाइड एक हो सकता है भैया, एक हो सकता है, एक कैन बी कॉमन फैक्टर बट अदर देन वन देयर शुड नॉट या देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स दैट आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स का एक के सिवा कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो कॉमन हो, राइट। Coming to next question, what is given in next question? Next question comes from DI. What is given in this question is कि ये बार ग्राफ जो है वो हाईएस्ट एवरेज और लोएस्ट मार्क्स अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में प्राप्त किए गए दिखाते हैं। क्लास 12 का एग्जाम हो जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं। देखो कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट है? अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश है। इसमें क्लास 12 के स्टूडेंट्स द्वारा प्राप्त किए गए हाईएस्ट, एवरेज और लोवेस्ट मार्क्स दिखाते हैं। सिंपल सी बात, समझ आ गया। अब हमें पढ़ना है कि क्या पूछा गया। हाईएस्ट ब्लू वाला है, यानी ये हाईएस्ट है, ब्लू ब्लू ब्लू, ये हाईएस्ट है, यानी कि ब्लू ये हाईएस्ट है, ठीक है। आपका ये वाला कलर जो है ये है मतलब ऑरेंज टाइप का मान लो, ये है आपका एवरेज, और जो येलो कलर का है वो आपका है लोवेस्ट। तो कहा विच ऑफ टू हाईएस्ट स्कोर्स इज बेटर देन बाई हाउ मच, विच ऑफ टू हाई स्कोर्स इज बेटर एंड बाई हाउ मच, द कंबाइंड हाई स्कोर ऑफ हाईएस्ट स्कोर ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज और हाईएस्ट स्कोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश टेकन। कहा गया कि कौन सा बेटर होगा, हाईएस्ट स्कोर अकाउंट्स और बिजनेस का, अकाउंट्स का है यहाँ पे, बिजनेस का है यहाँ पे, इन दोनों का हाईएस्ट कंबाइंड हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा? 96 96 192। ये पहला वाला हो गया केस फर्स्ट। दूसरा हाईएस्ट स्कोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, इकोनॉमिक्स का है यहाँ पे और ये इंग्लिश, इन दोनों का हाईएस्ट 200। इको और इंग्लिश का आप देखो तो इससे ज्यादा है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है? सेकंड वाला, कितने से? 8 नंबर से, यानी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का जो दिया गया था डेटा उसको हाईएस्ट है, कितना? 8 ज्यादा है। तो यही है इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश बाई 8। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश बाई 8 नंबर, ठीक है। देखो ये प्रश्न करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले मैंने यहां लिख दिए हैं। 2 साइन सी कॉस डी क्या होता है? साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। 2 साइन डी कॉस सी क्या होता है? साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। 2 कॉस सी कॉस डी क्या होता है? कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी। और 2 साइन सी साइन डी क्या होता है? कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। ये फॉर्मूले लिख लेना। अब आप कहेंगे इस फॉर्मूले का क्या यूज, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। उनका क्या 2 नहीं है तो 2 से गुणा कर सकते हैं, रोका तो है नहीं किसी ने, यानी यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो 2 साइन सी कॉस डी, यानी कि 2 साइन सी कॉस डी पहला वाला फॉर्मूला, यानी साइन सी प्लस डी यानी कि साइन 9 थीटा और प्लस साइन सी माइनस डी यानी कि साइन 7 थीटा। इसमें देखो साइन सी कॉस डी, साइन सी कॉस डी फिर से यही फॉर्मूला, साइन 9 थीटा हो जाएगा और प्लस साइन 3 थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कॉस सी कॉस डी, ये वाला फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी यानी कि कॉस 3 थीटा और प्लस कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, कॉस सी कॉस डी वाला फॉर्मूला। और साइन वाले में क्या लगेगा? कॉस सी, देखो 2 साइन है साइन बी यानी साइन से कॉस सी माइनस डी, साइन 4 थीटा को आगे लिख लो तो लिखा है 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा, यानी ये 4 थीटा या 3 थीटा। तो क्या करेंगे 4 थीटा माइनस 3 थीटा यानी कॉस थीटा और माइनस कॉस सी प्लस डी यानी कि कॉस
3 + 4 7 थीटा। क्लियर हो गया। अब आपका कुछ कट पिट रहा है, देखो साइन 9 थीटा से साइन 9 थीटा कट गया और यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। ऊपर बचा साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये ध्यान रखें, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और नीचे बचा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अब दो फॉर्मूले और लिख लेना, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला जो है वो कहता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये फॉर्मूला लिख लेना। और ये क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ कॉस की जगह पे साइन हो जाता, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। बस इतना है, हमें जो फॉर्मूला दिया गया उसमें अभी हमें फोकस करना है, जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था उस पर फोकस करना है, क्योंकि वही फॉर्मूला लगने वाला है। साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 7 माइनस 3 4 का आधा 2 थीटा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि कॉस का 5 थीटा, यही तो हो जाएगा। बट सेम चीज यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी यानी कि 2 कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 यानी 4 थीटा बाई 2 यानी कि 2 थीटा। बस आपका आंसर आ गया। आपने कहा कहाँ आंसर आ गया, मैंने कहा देखो तो cos 5 थीटा cos 5 थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, sin 2 थीटा बटे cos 2 थीटा। तो मैंने क्या कहा था, बैलेंस सेट रखूंगा, और बैलेंस सेट रखने के चक्कर में आपको अच्छे प्रश्न भी देखने में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सारे अच्छे ही डाल दूं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। ऐसे पेपर को बैलेंस करूंगा जिससे आपके एग्जाम में जो, क्योंकि ये आपको ये नॉलेज तो चेक नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। मंथली इनकम ऑफ रमेश, रमेश की मंथली इनकम दे दी गई 16,500, उसका मंथली एक्सपेंडिचर 10,500 था। नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 25% से बढ़ी, उसका एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ा, तो आपको सेविंग में बताना है कितना। अब ऐसे प्रश्न भी आएंगे, 16,500 था, ठीक है, वो खर्चा कितना करता था 10,500, यानी बचाता कितना था 6,000। ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, ठीक है। अगले साल क्या हुआ, उसकी इनकम कितने से बढ़ गई, इस इनकम 25% से बढ़ गई। 25% बढ़ने का मतलब 16,500 से 25% बढ़ गई। 25% बढ़ने का मतलब इसका 1/4 बढ़ा, यानी कि 4,125 रुपए बढ़ गए, ठीक है। हमसे कहा गया कि जो एक्सपेंडिचर था वो 19% बढ़ा। 19% बढ़ने का मतलब इसका 1%, 105 है तो 19% कितना हो जाएगा, 1995, ठीक है। तो 6,000 के बाद आपको पता है इनकम ज्यादा बढ़ी है, एक्सपेंडिचर इनकम, तो 6,000 तो बचेगा, साथ में 4125 बढ़ा इनकम और 1995 खर्चा, यानी कि 4125 में से 1995 का डिफरेंस निकाले, जो आए उसमें उसको 6,000 में जोड़ दे तो वही सेविंग में बढ़ेगा। या आप ऐसे करते 16,500 में इसको जोड़े, फिर 10,500 में इसको जोड़े, फिर अंतर निकाले। मैंने क्या काम किया, पहले अंतर निकाल दिया, फिर इन दोनों का अंतर निकाल के उसमें जोड़ दिया। तो अंतर निकालोगे, इधर हो जाएगा 30, इधर बचेगा 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 3 में से 1 जाएगा, तो यानी कि 2130 इसमें जोड़ देंगे, यानी 6,000 से कोई चीज 2130 बढ़ जाती है तो कितने परसेंट, आप कहेंगे बटे में 6,000 गुणे 100 लगाना है, 1 2 1 2, ये जीरो कटा, 213 बटे 6, 6 213 बटे 6 तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 से 71, 71 बटे 2 यानी 35 पॉइंट। क्लियर हो गया। ये भी देख लो, सिलेंड्रिकल कैनाल यानी कि सिलेंड्रिकल कैनाल यानी कि इस तरह की कैनाल है, कैनाल मतलब नहर होता है, ठीक है, बेसिकली ये नहर है, ठीक है। नहर से पानी बह रहा है, ऐसे ऐसे करके पानी बह रहा है, ठीक है, ये मान लो पानी है, वाटर है जो बह रहा है, ठीक है, ये ऐसे वाटर फ्लो होगा। अब देखो क्या कहा गया, कहा गया 7 मीटर के आंतरिक व्यास वाली, यानी कि आंतरिक व्यास 7 मीटर है, यानी कि रेडियस कितनी दी गई, यहां से रेडियस दी गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की बात की तो आप कई बार टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रोसेस से समझ लेते हो। 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मिनट में बहने वाला पानी, देखो अगर 18 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में यहां तक 18 किलोमीटर पानी निकल जाएगा, 18 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। तो अगर मैं 30 मिनट की बात करूं तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर निकलेगा, 9 किलोमीटर, यानी जो पानी निकलेगा, ये मान लो इतना पानी निकलता है, तो इसकी पानी की जो वो होगी वो 9 किलोमीटर होगी, यानी इतना पानी, मान लो सिलेंडर शेप में निकलता है, पाइप से पानी निकलते देखा है, तो जिस शेप में पाइप होता है उसी शेप में पानी निकलता है, तो ये मान लो 9 किलोमीटर है, तो ये 9 किलोमीटर यानी कि 9,000 मीटर, 9,000 मीटर। हाइट आ गई 9,000 मीटर, रेडियस कितनी है 7 मीटर का आधा, यानी कि रेडियस है 3.5। तो अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 गुड़े आर स्क्वायर 3.5 गुड़े 3.5 गुड़े एच 9,123, ये कटा 0.5 हुआ, 0.5 गुड़े 22 11 हो गया, यानी हो गया 11 गुड़े 35 और गुड़े 900। सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 11 गुड़े 900 9900, या 35 गुड़े 900 निकाल लो, 35 गुड़े 900 कितना हो जाएगा
31,500, 11 गुणे 31,500 करना है, दिख रहा है ना, 11 गुणे 31,500, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 00, 11 5 55, 11 1 11, 5 16, 11 3 33 और 1 34, यानी कि 34,6500 आपका हो जाएगा। 34,65 कहाँ दिख रहा है, बस वही आपका आंसर। और 1 मीटर क्यूब बराबर, यहाँ पे लीटर में नहीं निकालना था, जितना निकालना था वो मीटर क्यूब में निकालना था। क्लियर हो गया, चले आगे। चलो, एक सॉलिड क्यूब है जिसका एज 48 सेंटीमीटर का, इसको मेल्ट किया जाता है। क्यूब क्या होता है, दिस वन इज क्यूब। क्यूब पता है ना सबको, व्हाट इज क्यूब, दिस वन इज, दिस शेप इज क्यूब, ऑल एजेस आर इक्वल, ठीक है, ये एज है, ये एज है, सारे एज इक्वल, राइट। तो आपको कहा गया ये 48 मीटर का, यानी ए इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू 48 दिया गया, इसको मेल्ट किया गया, आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब बनाया गया 64 सेंटीमीटर। और कहा गया विदाउट एनी वेस्टेज हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड, देखो 48 वाला पिघलाया गया, ठीक है, और 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले बनाए गए, यानी एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर, तो 48 वाले का 48 का क्यूब बटे में 64 कर देंगे तो यहाँ से संख्या आ जाएगी, ये आप निकाल सकते थे। अब आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा, मैंने कहा इसको 4 का क्यूब कर लो, ए क्यूब बटे बी क्यूब बराबर ए बटे बी का होल क्यूब, यानी 48 बटे 4 का होल क्यूब, यानी 12 का क्यूब 1728, आपका कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि एक दुकानदार चीनी को 40 की दर से खरीद बेचता है, जिसे उसने 36 की दर से खरीदा। तौल मशीन खराब है, बेचते समय वो मात्र 800 ग्राम वजन तौलती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, बट मैं हमेशा आपको बेसिक सजेस्ट करता हूँ। बट उससे पहले एक और चीज देख लो, तो अगर वो 36 का खरीद के 40 रुपए का पूरा किलोग्राम बेचता तो उसका फायदा कितने का होता, 4 का 36 पे, यानी 1/9, जो कि भिन्न में हो जाता है 11 से 1/9% के। अगर वो ये वाली वजन ना बात करता, वो 40 में 800 ग्राम बेचता तो उसका फायदा कितने का, 40 में 800 ग्राम बेच रहा है, यानी कि बेईमानी कितने ग्राम कर रहा है, 200, बटे बेच कितना रहा है वास्तव में 800, यानी 1/4, यानी 25% का फायदा इधर। तो 11 से 1/9% का यहाँ फायदा हो रहा है, 25% का यहाँ हो रहा है, तो आपका रिजल्टेंट फायदा कितना हो जाएगा, ये दोनों का निकाल लेते हैं, तो हो जाता 11 और ये 25, 36.11 इन दोनों का हो गया, प्लस 11 से 1/9 गुणे 25/100, यानी कि आपका हो गया 100/9, अरे देखो 100/9 इसको लिख लिया, गुणे 25/100, यानी कि गुणे 4, 4 से 1 25, 25/9, लेकिन 9 दूनी 18 और ये 9 8 72, यानी 2.8% का इधर, तो 36.11 को प्लस 2.1, यानी 38.91% का लगभग आपका फायदा होता है, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पहली मेथड समझ आ गई। दूसरी मेथड पे आते हैं। दूसरी मेथड क्या कहती है कि देखो 36 का उसने खरीदा 1 kg और बेच कितने का रहा है, 40 का, कितना किलोग्राम, देखो 800 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य 40/0.8, यानी कि 50 रुपए। जो चीज उसने 36 की खरीदी बेच रहा है 50 का, यानी फायदा 14, कितने पे, 36 पे, तो परसेंटेज में 14/36 गुणे 100, 4 से काट देते हैं 350, 4 से काट देंगे 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9, अगर 360 होता तो 40% होता, उससे कितना कम है, क्या 9, 9 कम होता तो 39 होता, 9 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि ये 39 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 38.8, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में क्या दिया गया, पी क्यू आर क्यू पर इस प्रकार समकोण है, अच्छा प्रश्न, पी क्यू आर क्यू पर राइट एंगल है, यानी कि आपको क्या ड्रॉ करना है, पी क्यू आर, ये मान लो पी क्यू आर है, क्यू पे राइट एंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू बराबर एक्स माइनस वाई, दिस वन इज एक्स माइनस वाई, क्यू आर बराबर एक्स और पी आर बराबर, ये आपको पता है कि ट्रिपलेट बनाएगा और ये एक्स प्लस वाई होगा, ये एक्स माइनस वाई है एक्स, ठीक है। एस क्यू आर पर कोई बिंदु है, एस क्यू आर पे कोई बिंदु है, ये मान लो एस है, मान लो एस है कोई बिंदु, इस प्रकार से है कि क्यू एस बराबर पी क्यू, क्यू एस जो है वो पी क्यू के बराबर, यानी ये एक्स माइनस वाई हो गया ये हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरा एक्स है, ये एक्स माइनस वाई है तो ये वाई होगा। तो कहा गया एक्स और वाई के क्यू एस और एस आर का अनुपात निकालना है, क्यू एस और एस आर का, यानी आपको निकालना है क्यू एस बटे में एस आर, सिंपल सी बात, एक्स माइनस वाई बटे में वाई निकालना। अब आप पहले तो पाइथागोरस लगा दो, ये x माइनस वाई है, ये x है, ये x प्लस वाई है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4xy बराबर, ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 4y, यहाँ पे पुट कर दो x बराबर 4y, 4y माइनस वाई 3y बटे y, यानी कि 3/1, यानी आपका आंसर कितना हो गया, QS रेशियो ऐसा 3:1 हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है भैया, 3:1। अब आप देख रहे हैं बहुत लोग वैल्यू पुटिंग फलाना ढिमका, बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आता है कहीं मात नहीं खाओगे, ठीक है। धातु की एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, धातु को पिघलाया जाता है, इसके त्रिज्या के आधे बराबर गोला वाले x गोलों के रूप में बनाया जाता है, तो x की वैल्यू देखो, r को पिघला के r/2 बनाया गया,
तो आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा बड़े वाले गोले का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। मान लो n छोटे गोले बनते हैं तो n इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। हमने कहा 4/3 पाई से तो कोई मतलब नहीं, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा r का क्यूब बटे r/2 का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब ऊपर चला जाएगा, यानी n की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक, अब आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कहा गया, इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इज बॉल ऑफ मेटल इज बिकॉज इनटू x हेमीस्फीयर। अब देखो अगर पूरे गोले बनाए जाते तो कितना होता, 8 बनते। आधे वाले बनाएंगे तो 8 गोलों में कितने आधे गोले होंगे, 16। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 16। मैं 2/3 पाई आर क्यूब करके निकाल सकता था बट नहीं। ठीक है, क्या है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखो सबसे पहली बात, कोई ट्रिक नहीं है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी ही पड़ेंगी। तो पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है, 11, फिर 13। एवरेज निकालना है तो 13, 11, 24, 7, 31, 5, 36, 3, 39, 2, 41, 41 बटे में कितनी है, 6। तो 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सही 5/6 आपका उत्तरम हो जाएगा। 6 सही 5/6 आपका उत्तरम हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम और उनके महत्तम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना है, यानी एलसीएम बराबर 5 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ये इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। दोनों संख्याओं का गुणनफल, आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आपको दे दिया गया 20480। उनका महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है एक फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सबको पता है, बस पुट कर देना। यानी कि 5 एचसीएफ को एच मान लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5h, यानी 5h, अरे यार 5h इंटू एच बराबर 20,480। यहां से सॉल्व कर लेना, 5 से काटो, 5 चौको 20, 4096, यानी एच स्क्वायर बराबर 4096, तो एच बराबर 64। तो आपको एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम 64 पंचे 320 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस वन दिस वन दिस वन। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा, यार साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे cos थीटा कॉमन आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल √2 - 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू रख सकते हो, तो पुट कर दो, साइन थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करो। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा √2 - 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि √2 - 1 कॉस थीटा, और बटे नीचे √2 - 1 कॉस थीटा। साइन थीटा की हमने वैल्यू पुट करी, कॉस थीटा कैंसिल, √2 - 2, √2 इसमें कॉमन ले लो तो ये बचेगा, देखो √2, ये क्या लिखा है √2 - 2, तो √2 - 2 में अगर ये कॉमन ले लोगे ये, और बटे √2 - 2। अब देखो यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस √2 इंटू √2 - 1 बटे √2 - 1, दिस वन कैंसिल, आपका आंसर -√2। ठीक है, तो गाइस जो ये प्रश्न थे ना, ऐसे ही प्रश्न आपके एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एक्चुअल एग्जाम जो भी होगा, चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, देखो आपको मैंने फिर से बता देना है कि आपके जो 80% क्वेश्चंस हैं, दोज क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी। ठीक है, ये सबको करना है। 10% टू 10 to 15% क्वेश्चंस आर ऑफ मॉडरेट नेचर, जो थोड़े से ठीक बच्चे करेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी, एंड 5 to 10% क्वेश्चंस आर टफर साइड, ऑन टफर साइड, यानी कि टफ हो सकते हैं, लाइक तो कौन फ्रस्टम वाला, या भी जो हमने एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल वाला किया, ये जो एस था क्यूएस और एसआर का रेशियो, इस तरह के थोड़े ट्रिकी वाले वो प्रश्न ऐसे होंगे। 10 से 15 प्रश्न कैसे रहेंगे, जैसे हमने अलजेब्रा का करा उस वाला, और 80% प्रश्न जैसे आपके एग्जाम। तो अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो 50 8 40 प्रश्न ऐसे, 5 प्रश्न पे ऐसे, 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे। तो आप मिनिमम ये वाले तो करे क्या हो, इसके चक्कर में ये 45 छोड़ दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये 45 करो और इसमें से अगर 5 में से 2-3 भी बन गए। मैथमेटिक्स में 100% स्कोर करना जरूरी नहीं है, आपका ओवरऑल स्कोर, अब मैथमेटिक्स में आपने 100% स्कोर कर लिया, जीके में आपके 10% है, आपका ओवरऑल स्कोर अगर 85% 90% है, यानी कि 170, और मैथमेटिक्स में आपका 80% भी है, इंग्लिश में आपने अच्छा कर लिया, ठीक है, तो आप ओवरऑल बैलेंस करके चलो। तो बस, और बाकी मैथमेटिक्स का अपना बैच अवेलेबल है, स्टार बैच, डू चेक इट आउट, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी चेक कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल कमिंग आउट, वंदे मातरम एंड जय हिंद।